रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है सबके पास? यस सर, स्टार्ट हो गया। ओके। अच्छा, सबको एक चीज तो पता ही है कि इनकम टैक्स का अगर हम एकदम बेसिक बात करें, अगर हम लोग कंट्री के पर्सपेक्टिव में सोचे, ठीक है, कंट्री का नाम क्या है? कंट्री का नाम है इंडिया। अच्छा, सबसे पहले क्लास किस चीज़ का है? इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स टैक्स एक एक्ट है जो 1961 में बना है इंडिया में। उसके बाद से इनकम टैक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंसी के साथ देखा जाता है। आज काफ़ी सारा जनरल नॉलेज के हिसाब से इनकम टैक्स को जानेंगे, आप लोगों को सुविधा होगा। स्पेशली इनके सब एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस का जवाब आपको बेसिक से पूछता है, तो बड़ा ध्यान से कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम इनकम टैक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, तो बैकग्राउंड है क्या इनकम टैक्स का? कोई भी टैक्स का बैकग्राउंड सेम ही होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टैक्स में मेनली दो तरह का टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें जो लोग जीएसटी का क्लास करते हो, वो लोग इतना तो जानते ही हो कि ये जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इसके साथ और एक टैक्स भी आता है जो इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट होता है, दैट इज कस्टम्स। कस्टम कब लगता है? হ্যালো। हाँ, हेलो। হ্যাঁ স্যার, বলছি দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিন। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস না? ওকে, আমি হ্যাঁ আরেকবার। এখন পাচ্ছিস? হ্যাঁ এখন পাচ্ছি। তোর নেটওয়ার্ক ফ্লাকচুয়েট হচ্ছে, ওই জন্য এরকম হচ্ছে। একটু স্টেবল কর, হ্যাঁ। বুঝলি, একটু স্টেবল কর। হুম। যাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে না, মানে শুধু তোদের জন্য নয়, যারা ফাউন্ডেশনে আছে তাদেরও এই প্রবলেমটা হচ্ছে, বেশ কিছু জনের। তাদেরই প্রবলেমটা হচ্ছে যারা, মানে কি বলবো, মানে যাদের ইন্টারনেটে স্টেবল থাকছে না, তখনই প্রবলেমটা হচ্ছে। একটু ট্রাই কর স্টেবল রাখার। কিভাবে হবে সেটা ফাইন্ড আউট ঠিক আছে। তোদেরকেই করতে হবে। অত্রিভ, হ্যালো অত্রিভ, আওয়াজ আসছে? হ্যালো অত্রিভ, আওয়াজ আসছে? ওকে ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটু স্টার্ট করেছি, কিছু খুব একটা বলিনি, তো কন্টিনিউশন রাখছি, তোমার কোনো প্রবলেম হবে না, আমি জাস্ট স্টার্ট করেছি। ओके। तो जो बात मैं कर रहा था, दैट इज टैक्स जो है वो दो पार्ट में बांटा गया हमारे कंट्री में, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड टैक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही सिंपल बातें हैं इसमें। डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है? डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है आपका मेनली इनकम टैक्स। पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो था ना, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स था, इसमें काफी सारा टैक्स इसमें इंक्लूडेड था, जो मैं जीएसटी क्लास में भी चर्चा किया, क्योंकि दोनों टैक्स क्लास अलग से होता है और अभी दोनों मतलब टॉपिक डिफरेंस भी है। तो ये जो जीएसटी है, इसके अंदर काफी सारा अलग अलग टैक्स पहले हुआ करता था। लाइक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है मार्केट का, लाइक वैट होता था, सीएसटी होता था, ठीक है, सर्विस टैक्स अलग से होता था। अब लोग खाना खाते थे रेस्टोरेंट में, तो सारा का सारा चीज लग जाता था। तो वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, फिर आपका हो जाता था एक्साइज, ठीक है। ये सब सारा का सारा टैक्स मार्ज होके जीएसटी में आ गया। और एक अलग टैक्स अभी भी है, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टैक्स है वो कस्टम टैक्स, ठीक है, कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। ये सब जो डिटेल्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स के क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो सीएमए वाले स्टूडेंट है, ठीक है, सीएमए वाले जो है उनके लिए मैं बताऊंगा कि सीएमए में इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी ग्रुप 2 में है। बट जो लोग सीए एंड सीएस में पढ़ते हो,
ठीक है, उनके केस में ये इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 1 में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सीएमए में क्या किया, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ाया जाता है ग्रुप 1 में। ओके ठीक है, ये कुछ सिंपल मैटर था। अब मैं जो स्टोरी बताने चाह रहा था वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। स्टोरी क्या था, स्टोरी ये था कि ये टैक्स का पीछे का बैकग्राउंड क्या है। टैक्स के पीछे का बैकग्राउंड यही है कि अपना कंट्री है, कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। एक सिंपल सा सवाल, अगर आप टैक्स को एक सब्जेक्ट समझोगे ना तो आपको लगेगा हे भगवान, स्पेशली तीनों इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड हो, सीएस हो एंड सीएमए इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट आज के डेट में अगर कोई भी सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्योंकि क्यों जानते हो इंपॉर्टेंस क्यों है, जस्ट थोड़ा सा सुनो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझ पाओगे कि ये टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज और एज वेल एज योर करियर वाइज। तो जस्ट एक बैकग्राउंड में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, छोटा सा मैटर है, एक बार देखो। इंडिया, चलो इंडियन इकोनॉमी देख लेते हैं। टैक्स कितना वाइटल है, जस्ट इकोनॉमी से एक आइडिया लगाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी से आइडिया लगाएंगे। इंडिया का पॉपुलेशन देखो, आप लोगों को दिख रहा है ना या नहीं दिखा? ये मैं आप लोगों दिख रहा है। दिख रहा है सर। ये मैं आप लोगों के सामने इंडियन इकोनॉमी को लाया ताकि मैं आप लोगों को ये पर्सपेक्टिव दे पाऊँ कि ये इकोनॉमी को बिल्डअप करने में ये टैक्स का कितना बड़ा हाथ है। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया में टैक्स कितना बड़ा इम्पैक्ट रखता है। मैं स्पेशली दोनों टैक्स, मतलब उसमें डायरेक्ट मतलब जीएसटी या फिर इनकम टैक्स, दोनों में बात कर रहा हूँ। वो अलग बात कि हम लोग बाद में आज का जो हम लोग का मेन जो हाईलाइटेड है वो इनकम टैक्स में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम आप लोगों को बस यही शेयर करेंगे कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया टैक्स में कितना डिपेंड करता है। उसके लिए आप एक बार इकोनॉमी तो देख लो, फिर आप समझोगे कि टैक्स कैसे आप लोग समझ पाओगे। पॉपुलेशन देखो अपने कंट्री का, पॉपुलेशन देखो, इसका पॉपुलेशन है, ऑफिशियल है, ठीक है, चलो ऑफिशियल को ही सही मानते हैं, एस्टिमेटेड 133 करोड़ के आसपास। ठीक है, इंडिया का जीडीपी देख लो थोड़ा सा, 3.202 ट्रिलियन। ठीक है, 3.202 ट्रिलियन, ये करंटली वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट जीडीपी है। ठीक है, लेकिन थर्ड या फोर्थ हो सकता है। अच्छा, जीडीपी रैंक में फिफ्थ है। अच्छा, पीपीपी वाइज नॉमिनल में फिफ्थ है, लेकिन पीपीपी वाइज थर्ड भी है। दोनों है, ये दोनों मैं बाद में बताऊंगा, नॉर्मल इकोनॉमिक्स का खेल है। नॉमिनल मतलब जो बेस है इसका रियलिटी में, लेकिन ये ट्रेंडिंग में अभी थर्ड में है। जीडीपी ग्रोथ रेट इसका है 1920 के हिसाब से 4.2, मतलब रिसेंट जो चल रहा है, और जो चल रहा था इतना दिन से 17-18 में, दैट इज 7% और 6.1% के आसपास, ये इसका जीडीपी ग्रोथ रेट है। पर कैपिटा इनकम कितना है? सर टैक्स बढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स, टैक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, तो प्लीज अंडरस्टैंड। अगर किसी को भी बैकग्राउंड एकदम क्लैरिटी नहीं है, मैं इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड देने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार बैकग्राउंड ले लो, सुविधा होगा, बहुत सुविधा होगा। 2338 डॉलर, ये करेंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है, मतलब इंडिया का जो टोटल जीडीपी है दैट इज 3.202 ट्रिलियन। अगर आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स करके, अगर आप इसको 3.202 को अगर आप 133 करोड़ से डिवाइड करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये 2338 डॉलर, मतलब अगर आप सिंपल इसको 2000 मतलब 2500 ही मान के चलो, इंटू 70 करो, तो इंडिया का जो टोटल इनकम हो जाएगा, पर हेड इनकम हो जाएगा, पर हेड इनकम इंडिया का कितना हो जाएगा, जोर से जोर 2500। कोई मुझे थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ ना कि 2333 डॉलर, 1,75,000। 1,75,000। वेरी गुड, थोड़ा सा इस तरह का प्रॉम्प्ट हो जाओ, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी। 2338 इंटू मैं 75 मान के चलो, ठीक है, तो वही मोर और लेस 1,75,000 से लेके 1,80,000, ये करेंटली इंडियन पॉपुलेशन का एवरेज एनुअल इनकम है। एवरेज एनुअल इनकम मतलब अगर इसको हम मंथली में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा?
1,80,000 को अगर हम 12 महीने से डिवाइड कर दे तो 15,000। 15,000 ऑन एन एवरेज, ठीक है। 12 से 15,000 रुपया, 12,000 से 15,000 एक एक इंसान का एवरेज इनकम माना जा रहा है, ठीक है। इसमें गलती भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि अंबानी का 100 करोड़ 1000 करोड़ है और हम लोग किसी मतलब जैसे मतलब मिडिल क्लास लोगों का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया भी छुपा हुआ है। तो सिंपल बात है कि अगर अंबानी का 1000 करोड़ के साथ अगर आप किसी बंदे का जिसका इनकम 50,000 है ऐड करोगे तो 1000 करोड़ 50,000 जो अमाउंट आ रहा है वो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये तो अंबानी है, तो ये बम्बानी है। तो दोनों का अगर 1000 और इधर 50, तो 1000 को अगर तुम दो हिस्सों में बांटोगे, जब एवरेज करोगे इसको, ठीक है, 1050 को जब 2 हिस्सों में बांटोगे तो क्या इसका इनकम क्या हो जाएगा, 500 करोड़ हो जाएगा बम्बानी का इनकम। एवरेज में तो वही हो जा रहा है तो 500 करोड़ तो ऑब्वियसली नहीं है इसका तो 50,000 है। तो एवरेज करने में एक आइडिया मिलता है, अप्रोक्सीमेशन आइडिया मिलता है, एकदम डिट्टो नहीं मिलता। तो ये इंडिया का एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया है कि इंडियन इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं उनका बेसिक इनकम ग्रुप कैसा है। तो एक आइडिया हमें मिल रहा है कि 12-12K से लेके 15K का एक ऑन एन एवरेज इंडियंस कमा लेता है, ठीक है, एनुअली। एनुअली 1,80,000 और मंथली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा। तो ये है करेंट इंडिया का हालत, जो अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो। सर कहना क्या चाहते हो? थोड़ा धैर्य रखो, मैं पॉइंट पे अब भी आऊंगा। तो मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा ये था कि ये इकोनॉमी का सिचुएशन है, उसमें इंडिया का जीडीपी रैंकिंग थोड़ा देखो। इंडिया का जीडीपी रैंकिंग वर्ल्ड में 194 ऑफिशियल गवर्नमेंट है, मतलब कंट्री का जो सरकार चलता है ना वो 194 कंट्री है, उसमें इंडिया 139th पे आता है, ठीक है। कितना भी एक गजब का सिस्टम देखो, 3.202 ट्रिलियन आप वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट जीडीपी में करो, मतलब आप बोल रहे हो कि आप वर्ल्ड में थर्ड पोजीशंस लेते हो, लेकिन जब आपका पर कैपिटा मतलब पर हेड इनकम का बात आ गया, तब पॉइंट क्या आ गया कि हम 139th पे है आउट ऑफ 194। वाह, ये तो गजब का सोच है, लेकिन ये रियलिटी है। इंडिया बड़ा कंट्री है, इसमें मतलब हम लोग बहुत केस में ना जब लड़ते झगड़ते हैं ना, तो हम लोग ना ये जीडीपी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग इंडिया भी थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा। कल अगर हम लोग फर्स्ट जीडीपी वाले भी हो जाए ना, फिर भी जीडीपी पर कैपिटा में ना हम लोग काफी पीछे रहेंगे, लेकिन हम लोग को फास्ट क्या सुपर फास्ट होना पड़ेगा, तब जाके शायद हम लोग टॉप 10, 30 या 50 में आ जाए। वो भी आ जाओ ना तो इंडिया का इकोनॉमी डेवलप कर जाएगा। लेकिन सवाल ये, जो इंडिया को इकोनॉमी को जो डेवलप करना है, इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम कहाँ से आता है? इंडिया का सबसे बड़ा इनकम, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम आता है टैक्स से। सबसे बड़ा इनकम आता है टैक्स से। गवर्नमेंट जो इनकम करता है, गवर्नमेंट और कहाँ से इनकम करेगा? गवर्नमेंट की इनकम करने का और कोई जरिया है क्या? हाँ, एक तो इनकम टैक्स जो हम लोग अपना इनकम से डायरेक्ट देंगे सरकार को, ठीक है। पब्लिक जो है वो अपने इनकम का डायरेक्ट हिस्सा सरकार को देगा। अगर कोई इंसान 12 लाख इनकम करता है तो 12 लाख पे वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करेगा, ठीक है। कितना पे करेगा उसमें मैं अभी बात करूंगा कि अगर कोई इंसान 12 लाख इनकम बनाता है एनुअली, ठीक है, टैक्स पेमेंट एनुअली होता है। अगर कोई इंसान 12 लाख इनकम करता है तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, अभी इसको देखते हैं। दूसरा एरिया क्या है सरकार का? जीएसटी या कस्टम्स, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में जो है, ठीक है। इससे सरकार सबसे ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि डायरेक्ट हिसाब में ना हम लोग देना पसंद नहीं करते। बहुत लोग अपना टैक्स को छुपाते हैं, हम लोग भी करते हैं, झूठ क्यों बोले, टैक्स छुपाते हैं हम लोग। तो ऐसे सोचते हैं कि जब हम लोग बिजनेस इनकम स्पेशली, सैलरी वाले लोग टैक्स छुपा नहीं सकता, बट जो बिजनेस बनाते हैं ना वो पीएल में टैक्स को इवेशन करते हैं, और वो पहले बोलते हैं कि मेरा प्रॉफिट इतना बिठाओ। मतलब नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि टू एक्सपेंस वगैरह होके बाय इनकम वगैरह बिठा के, ठीक है, इनकम से एक्सपेंस को लेस करो, फिर जाके प्रॉफिट होगा, और फिर इस प्रॉफिट से तुम टैक्स पेमेंट करोगे। ये नॉर्मल उपाय है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो भी जाते हैं ना टैक्स पेमेंट के लिए, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कंसल्टेंट जो है उनके पास, वो पहले जाके बोलते हैं कि भाई हमको ना इस बार 1000 रुपया टैक्स पे करना है, आप ना उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट बनाओ और फिर उसके हिसाब से मेरा इनकम और एक्सपेंस को बिठाओ।
उल्टा गिनती करता है। ठीक है, तो टैक्स इवेशन एक नॉर्मल है इंडिया में, मतलब एकदम नॉर्मल। जैसे अभी टैक्स पेमेंट का टाइम चल रहा है, ईयर एंडिंग का टाइम है, अब लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि अभी टैक्स पेमेंट में बहुत ज्यादा काम चल रहा है। तो अभी ऐसा ही है, मतलब चाहे इंडिविजुअल्स लेवल में हो और चाहे कंपनी लेवल में हो। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग इंडिया का जो इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप तो करेंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, दैट मीन्स रोड बनाना है, हॉस्पिटल्स, जैसे अभी कोविड के कारण हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। ठीक है, नॉर्मल टाइम पे कहाँ बेड रहता है? कभी नॉर्मल डे में ना आरजी घर में जाया करो, जो लोग कोलकाता से हो दे नो, बहुत अच्छे से जानते हो कि आरजी कर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन एज पर कोलकाता पॉपुलेशन या वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन, आरजीकर या मेडिकल कॉलेज जैसे हॉस्पिटल्स काफी नहीं है। 9 से 10 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर। उसके हिसाब से आरजीकर में तो हमेशा तुम जाओ, बेड का एकदम कुछ, कोई बेड ही नहीं मिलता किसी भी टाइम पे, नीचे ही सोया रहता है। बिल्ली और कुत्ता और इंसान में फर्क नहीं है, जिसमें बिल्ली सोया हुआ है उसमें इंसान भी सोया हुआ है। और आज का हालत देखो, अभी तो कोविड-19 चल रहा है, अभी तो कोविड-19 चल रहा है, इसमें बेड कहाँ से मिलेगा? अब हम लोग सरकार पे, ममता दीदी पे, मोदी पे, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पे, मतलब बहुत इजीली हाथ उठा के सवाल कर रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं। हाँ, उंगली उठा के दिखा रहा है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्या हम लोग प्रॉपर वे में हमारा टैक्स भरते हैं? एटलीस्ट जो लोग एबल है, जो लोग केपेबल है, मतलब ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हो ना, तो आपके मन में ऑलवेज ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इनकम टैक्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एक जिसके लिए आप टैक्स भरोगे। मतलब ऐसे कंसल्टेंट अगर आप सोच रहे हो, तो जैसे आप लोग आगे जाके वही तो बनोगे, तो कंसल्टेंट भी सोचेगा कि ऑब्वियसली सरकार को तो भरना है ना, लेकिन वो ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट कहाँ से इतना सारा करेगा? उसके बीच में करप्शन तो है ही। सर आप तो करप्शन का बात कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, वो तो नॉर्मल पार्ट है, हम लोग घर पे करप्शन नहीं करते, छोटा छोटा मैटर में हर एक फैमिली में छोटा मोटा करप्शन है। तो अगर फैमिली में करप्शन है तो कंट्री में तो करप्शन होगा ही ना, क्योंकि हम ही लोग तो कंट्री है, एक एक घर मिलके ही तो एक देश बना है। तो अगर एक एक घर में छोटा छोटा करप्शन बना हुआ है, तो कंट्री में करप्शन नॉर्मल है। उसके साथ तो इतना बड़ा पॉपुलेशन इलिटरेट से भरा हुआ, ठीक है, स्कूल कॉलेज में उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारा का सारा प्रॉब्लम को डील करने के लिए सोल्यूशन एक ही है, दैट इज टैक्स। मतलब अगर फाइनेंशियल सोल्यूशन ढूंढे गवर्नमेंट के लिए, तो टैक्स इज द सबसे बड़ा सोल्यूशन। आप लोग देखे भी होंगे कि रिसेंटली जब कोरोना के कारण सब मार्केट बंद हो गया था, गवर्नमेंट का इनकम कुछ नहीं था, तब किस तरह से लीकर सेल करके गवर्नमेंट ने टैक्स को उठाया और कंट्री, मतलब उनका रेवेन्यू जनरेशन किया। ठीक है, ये सारा का सारा मैटर जो मैं मतलब बैकग्राउंड में बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मेन रीजन कि आप लोग टैक्स क्यों पढ़ोगे। मतलब कोई भी चीज करने से पहले ना, चाणक्य को जानते हो ना, आचार्य चाणक्य, द फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, ऑल टाइम ग्रेट। ठीक है, चाणक्य एक बहुत गजब का बात करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी काम करने से पहले ये तो पूछो अपने आप से, व्हाई यू शुड स्टडी टैक्स। क्यों पढ़ना है टैक्स? पढ़ने का रीजन क्या है, पूछना तो पड़ेगा। तो वही मैं कोशिश कर रहा था कि अगर टैक्स पढ़ोगे तो क्यों पढ़ोगे। ठीक है, तो ये रीजन था कि इसलिए पढ़ना है ताकि आप कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अपना दिमाग लगा सको, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कर सको, इसीलिए इनकम टैक्स जानना जरूरी है। किसी के मन में कोई चल रहा है तो बोल सकते हो, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये बैकग्राउंड समझ में आया, क्योंकि अभी हम लोग डीप डाइव करेंगे। Yes, बताना sir. प्लीज। हाँ सर आ गया। ओके, तो ये इनकम टैक्स पढ़ने के पीछे का मेन रीजन था। अब हम लोग इनकम टैक्स के एकदम अंदर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो अंदर जाने से पहले एक क्वेश्चंस का आंसर करते हुए जाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर कॉपी किताब लेके बैठे हो तो प्लीज कॉपी किताब लो और जो मैं लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा राइट डाउन करो। इनकम टैक्स मिक्स्ड अप है, मैथ्स एंड प्रोविजंस एंड थियोरिटिकल पार्ट मिक्स्ड अप करके है, तो इसमें थ्योरी एंड प्रोविजंस बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर जाके मैथ्स होगा, क्योंकि इसके मैथ्स में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिसका मैथ्स एंड प्रोविजंस जितना, जिसका प्रोविजन एंड थियोरिटिकल पार्ट जितना
अच्छा रहेगा, उसका मैथमेटिक्स उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ या लिख भी रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ थोड़ा लिखो। क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिखो, स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल लिखो, इनकम टैक्स हेडिंग करके, इनकम टैक्स हेडिंग करके एकदम स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल लिखो, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल क्या है, एकदम सिंपल एक एग्जाम्पल है। मिस्टर एक्स हैज a total income of rupees 12 lakh, 12 lakh, comprising of his salary, income and interest on FD, fixed deposit. Compute his tax liability. एकदम बेसिक सवाल है, कभी कभी एमसीक्यू में बहुत आसान तरीके से पूछ सकता है, बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल आपको पूछा गया कि ये एक बंदा है, इसका टोटल इनकम है, एक एनुअल इनकम है इसका 12 लाख। ये जो 12 लाख इसने इनकम किया, ये इसका सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट है उसका कुछ बैंक वगैरह में, वो एफडी इनकम एंड सैलरी इनकम मिला जुला के इसका इनकम है 12 लाख। अब सिंपल सा सवाल है, ये बंदा अगर 12 लाख इनकम कर रहा है तो इसका सरकार के प्रति कितना लायबिलिटी होगा, हाउ मच दिस पर्सन विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ऋषभ, ঋষভ শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার, বোঝা হ্যাঁ যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বোঝা হ্যাঁ যাচ্ছে? ओके। হ্যাঁ। अब देखो इसके पीछे ये सॉल्व करने के लिए, ओके म्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम आगे जाके हम लोग को हर एक बार यही करना है, हर एक क्वेश्चंस के पीछे जाके लास्ट में जाके ना इनकम टैक्स में यही सॉल्व करना होता है कि सरकार को कितना टैक्स पे करना है। जिसका एक बेसिक सा सवाल मैं उठाया, एकदम बेसिक सवाल है कि इनकम है 12 लाख तो सरकार को टैक्स कितना पे करे। लेकिन इसके लिए आपको जो जानना चाहिए, जिनको आता है वो करते रहे, नो प्रॉब्लम, जिनको नहीं आता वो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। इसके पीछे एक प्रोविजन है, तो अभी मैं डिटेल्स प्रोविजन तो नहीं बता रहा हूँ, बस इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। इसके पीछे एक सरकार का नियम बना हुआ है कि कितना रेट ऑफ टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और स्लैब है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कोई एज बताया नहीं। ठीक है, 3 तरह का एज होता है, मतलब इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स कौन है, एक इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स पर्सन्स में गिना जाता है। पर्सन्स मतलब इंग्लिश वाला पर्सन्स नहीं, यहाँ पर टैक्स में पर्सन थोड़ा अलग होता है, सभी बात करेंगे, छोटा छोटा बातें हैं। ये एक ऐसा इंडिविजुअल है, लेकिन इसका एज के साथ भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो इसको मान लेंगे कि बिलो 60, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ नहीं बोलता है तो बिलो 60 मान के चलो, अगर बोल के देता है तो उसको पकड़ के चलो। दो तीन होता है, एक नॉर्मल इंसान जो 60 के नीचे है, एक होता है कि ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 80, और एक होता है ग्रेटर देन 80। जो ग्रेटर देन 80 वाला होगा ना, वो हो जाता है सुपर सीनियर सिटीजन, और जो 60 से और 80 के बीच में है उसको कहते हैं सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो अभी ये सम्स में तो इतना सारा कुछ बात है नहीं, सिंपल कुछ नहीं बोला, सम्स के अंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है कि ये एक बंदा है जिसने इतना इनकम किया, तो हम लोग मान लेंगे कि ये वही वाला बंदा है जो 60 के नीचे है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। अप टू 2.5 लाख, दैट इज अप टू 2,50,000 क्या है, एट द रेट ऑफ नील। मतलब अगर आपका इनकम 2,50,000 तक है तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 2,50,000 से लेके अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो उस पे आपको एट द रेट ऑफ 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख का है तो आपको एट द रेट ऑफ 20% टैक्स देना पड़ेगा।
ग्रेटर देन 10 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको सरकार के घर में एट द रेट ऑफ 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्लैब रेट। स्लैब के हिसाब से, फ्लैट नहीं होता। इंडिविजुअल्स लेवल में जो टैक्स होते हैं, जो जैसे हम लोग जैसे इंडिविजुअल्स है ना, तो हमारे लेवल में ना फ्लैट नहीं होता। फ्लैट होता है कंपनी में, होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, होता है सारा का सारा बातें करेंगे कि अगर बिजनेस है तो उसका टैक्स रेट क्या होगा, पार्टनरशिप फार्म है तो उसका क्या होगा, कंपनी है तो क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या होगा। लेकिन हम लोग अभी बात जो कर रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल्स पे बात कर रहे हैं कि उसका टैक्स क्या होगा। तो इसके लिए टैक्स सिस्टम ना स्लैब पे पैटर्न पे होता है। स्लैब मतलब ये एक एक स्लैब बनाया गया ना, तो स्लैब के हिसाब से होता है। तो 2,50,000 तक नील। तो अब इसके हिसाब से हम लोग अगर 12 लाख को बांटे तो किस तरह से बांटेंगे? ऑब्वियसली चाहे आपका इनकम कुछ भी हो, 2,50,000 तक आपको नील टैक्स देना है। 2,50,000 से 5 लाख 5%, मतलब आपका टैक्स अमाउंट हो जाता है 12,500, है ना। 5 लाख से 10 लाख मतलब 1 लाख का डिफरेंस, सॉरी 5 लाख का डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस 5 लाख का है। 5 लाख का 20% करो, कितना हो जाता है? 1 लाख। बहुत लोग ऑलरेडी करके बैठा हुआ है, आई नो इट। ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर कितना इनकम है आपका? 12 लाख तक। तो आप इस तरह से कर सकते हो, आप 12 लाख से 10 लाख, मुंह में भी हो जाता है। 12 लाख से 10 लाख को हटाओ, ठीक है। 12 लाख से 10 लाख को हटाओ, कितना डिफरेंस है? 2 लाख। इसी 2 लाख पे आप 30% लगाओ, तो 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 60,000 ना? 60,000। 60,000, हाँ ओके 60,000। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया? 1,60,000 प्लस 12,500, 72,600। 1,72,500, ठीक है। 500। ये हो गया आपका नॉर्मल सिस्टम पे। अब इसके ऊपर लगता है आपका एडुकेशन सेस, ठीक है। इसके ऊपर लगा जाता है एडुकेशन सेस, मतलब 1,72,500 के ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं इधर दिखा रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख लेना, 4% एडुकेशन सेस। ये नियम है, ठीक है। मैं बोला ना कि ये प्रोविजन बेस्ड है, नियम के अनुसार है। क्यों है? अगर आप लॉजिक ढूंढोगे, कुछ नहीं है, लॉजिक एक ही है, सरकार को इनकम चाहिए। आप लॉजिक ढूंढना चाहते हो ना कि सर क्यों अचानक से ये सब आप रेट 5% कहां से ला दिए, ये 20% कहां से ला दिए, ये 30%, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक ही लॉजिक है इसका। अगर लॉजिक मतलब लॉजिकली देखो तो कुछ लॉजिक नहीं है। कल 20 की जगह 10 भी आ जाए ना, यू डोंट हैव ए लॉजिक। कल 30 की जगह 40 हो जाए, फिर भी लॉजिक नहीं है। सरकार अपने इनकम जितना चाहते हैं उसके हिसाब से करते हैं, ताकि पब्लिक के साथ भी उनका मन बना रहे, ठीक है। पब्लिक भी बहुत ज्यादा रूठे ना, और उनका भी इनकम बना रहे, पब्लिक के इनकम के हिसाब से वो भी इनकम करता रहे, ताकि वो भी देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अपना जो काम है वो कर सके। मोदी ममता दीदी थोड़ी ना कोई इनकम करता है, हाँ। वो जिस तरह से दिखाता है, ऐसा लगता है कि उन्हीं का पैसा है। हम लोग को लगता है कि भाई वो करेगा तो हम लोग का कुछ होगा, मतलब वही भगवान है और हम तो चमचा या कोई मतलब छोटा मोटा है। लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हमारे पैसे से ही हम उनको उसको कंट्रोल करने के लिए देते हैं। काश ये बात हम लोग समझ जाते तो आज देश का हालत कुछ और ही हो जाता। 4% एडुकेशन सेस डालो, कितना हो गया? 1,72,500 पे 4%, थोड़ा बताना प्लीज। 6900। 1,72,500 प्लस 6,900, दोनों को ऐड करने से 1,79,400। 1,79,40 400 तो अगर सिंपल, म्यूट करो प्लीज, किसी का अनम्यूट है। आप कितना टैक्स पे करोगे सरकार को? आपका टैक्स लायबिलिटी होगा ये। अगर आप 12 लाख इनकम करते हो ना, ठीक है, आपके मन में इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग आगे आगे सॉल्व करेंगे कि इनकम क्या होने से क्या सरकार को देना पड़ेगा। इसमें अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है, क्या आप ये कर चुके हो मेरे साथ साथ? यहाँ पर थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा ऐसे भी नहीं है, उसके साथ अगर हम डिजिटल में कर रहे हैं तो और थोड़ा खराब दिख रहा है, लेकिन क्या आप लोग लिख लिए? यस सर। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋषभ, स्पेशली मैं ऋषभ को पूछूंगा। हाँ सर लिख लिया। ऐसा लिखे नहीं, ओके, प्रिया लिख नहीं लिया? थी। हाँ ओके, तो फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को किसी कारण से लिखने में देरी हो जाता है ना, तो आप एक चीज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में डिलीट कर देना कॉपी में उतार के। ओके, तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मानो किसी का इनकम 50 लाख हो गया, तो
उसके लिए अलग रूल्स है और भी, मतलब ये नॉर्मल रूल्स तो है ही, लेकिन इसके साथ और भी कुछ एडिशन है, सरचार्ज का कुछ रूल आ जाएगा। किसका इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसका नियम भी कुछ और है, ठीक है, उसमें और एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है। किसी का इनकम अगर 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक नियम बनाया गया। 5 करोड़ से ज्यादा है तो भी एक नियम है, लेकिन उसके बाद कोई नियम नहीं है, बस वही लास्ट नियम है। लेकिन इस तरह से इनकम के बढ़ने के साथ साथ, या फिर अगर किसी का इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है, या 5 लाख तक है तो भी कुछ नियम है, ठीक है। अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो उनके लिए भी कुछ नियम है। तो किस इनकम में आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा, कब आपको रिबेट मिलेगा, जैसे अगर इनकम आपका कम होता है ना तो आपको रिबेट मिलता है, मतलब सरकार आपको ऐसे ही छूट दे, मतलब आपका कम होगा उसमें और छूट, मतलब गरीबों के लिए छूट। और अगर आप जितना रीच होते जाएंगे सरकार आपके टैक्स बढ़ाता जाएगा, आप जितना रीच होते जाएंगे सरकार आप पे टैक्स बढ़ाता जाएगा, आप जितना पोर होते जाएंगे सरकार आपको टैक्स बेनिफिट देता जाएगा। ये करंट लेवल में इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है। पोर को टैक्स बेनिफिट, रिच को टैक्स बार्डन, ठीक है, यही सिस्टम है, ठीक है। मतलब एक तरह का आप बोल सकते हो कि सर ये तो रॉबिनहुड वाला बात हो गया ना। रॉबिनहुड एक कैरेक्टर है जो बड़े आदमी से लूट के गरीबों को बांटता था। करंट इंडियन गवर्नमेंट का जो पैटर्न है, स्पेशली देखो हर एक कंट्री को चलाने का अलग अलग पैटर्न होता है, इंडियन गवर्नमेंट को चलाने का करंट पैटर्न रॉबिनहुड वाला पैटर्न ही है। वो बड़े लोगों से लूट के गरीबों को बांटता है, और कोई चारा जो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 25% लोग बीपीएल है, शायद कोरोना के बाद और हो गया, और बढ़ गया होगा गारंटी। 25% मतलब बिफोर कोरोना ये तो मतलब बीपीएल था, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। 40% लोग मिडिल क्लास है, ठीक है, तो यहीं पर चला गया। और बाकी कुल मिला के हार्डली 10% लोग सुपर रिच है, और बाकी थोड़ा सा हायर रिच और हायर मिडिल क्लास मिला जुला के 20-25%। ये है इंडिया का सिचुएशन। स्पेशली ये जो 65% पॉपुलेशन है ना इंडिया का, इसी को लेके तो चिंता है गवर्नमेंट का, यही इनका वोट बैंक है, यही गवर्नमेंट का वोट बैंक है, और इसी के लिए गवर्नमेंट को टैक्स के लिए इतना सोचना पड़ता है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसा, ये लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री होता ना, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्वीडन डेनमार्क जैसे कंट्री होता, तो वहां पर ना फ्लैट रेट चलता है, क्योंकि वहां पर इनकम ग्रुप लोगों का इतना अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलिया को एक बार, तो आपको थोड़ा आइडिया जरूर मिल जाएगा कि टैक्स जो सिस्टम है इसको बनाने के पीछे सरकार क्या सोचता है। ऑस्ट्रेलिया अगर इनकम दिखाओ तो आपको पता चल जाएगा, सिंपल है, आप बस यहाँ पर लिखो ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री ले सकते हैं, ठीक है, मन में आया ऑस्ट्रेलिया। ये देखो जीडीपी पर कैपिटा, देखो इंडिया का जीडीपी याद है ना, पर कैपिटा मतलब सर पर हेड इनकम इंडिया का याद होगा आप लोगों को, कुछ ही देर पहले सॉल्व किए थे। अब बस ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी देखो, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, 57,373.69, $57,373 इंटू कर दो ना 75, मुझे बताओ तो थोड़ा इंडियन मनी में कितना हो जाता है, कोई तो बताओ। 43,02,975। ओके ठीक है। एक ऑस्ट्रेलियन एनुअल एवरेज ऑस्ट्रेलियन का इनकम है 43 लाख, इंडिया का एनुअल इनकम था 1,80,000। सर रुलाओगे क्या? 3,60,000 रुपए महीना। हाँ 3,60,000 महीना। 3,60,000 मंथ का, 3,60,000 मंथ का ये कमाते हैं, और इंडिया 1,80,000 साल का कमाते हैं, ठीक है। जहां इंडियन का मंथली इनकम एवरेज 12,000 से लेके 15,000 का है। सर या तो आप हंसा रहे हो या तो आप रुला रहे हो, म्यूट करना प्लीज, बैकग्राउंड से नॉइज है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे कंट्री में वो लोग टैक्स सिस्टम क्या करेगा, एकदम फ्लैट सिस्टम करेगा भाई, जो जो कमा रहे कोई बात नहीं, 43 लाख कमा रहे हो एकदम फ्लैट 30% दे दो। अलग नियम होगा, आप लोग थोड़ा बाद में ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन सिस्टम देखोगे तो आपको पता चलेगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन का पढ़ाई भी कर सकते हो आगे जाके अगर मजा आ गया तो, ठीक है, किस कंट्री में तो क्या है, तो आप इंटरनेशनल लेवल में भी इस तरह का काम कर पाओगे। तो बेसिकली मैं इसीलिए कंपेयर करा रहा हूँ कि ताकि आप समझ पाओ कि ये एक कंट्री का टैक्स सिस्टम बनता कैसे है।
एक कंट्री का टैक्स सिस्टम बनता कैसे है और इस पे कैसे काम किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री का टैक्स सिस्टम अलग होगा और इंडिया जैसे कंट्री का टैक्स सिस्टम अलग होगा, क्योंकि इंडिया भाई करेंटली बार बार लूटा गया है। हम कोई गरीब तो थे नहीं कभी भी, वर्ल्ड का रिचेस्ट में से थे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को लूटने दिया, बार बार लूटा, तो उसके बाद अभी जाके हालत ऐसा हुआ। ठीक है, भगवान करे कि हम लोग फिर से एक हो जाए और फिर से एक इंडिया को एक नेशन की तरह बनाए। ऐसा नहीं कि झुंड झुंड में बना हुआ एक कंट्री, ये एक पार्ट वो एक पार्ट, ऐसा नहीं। एक मिलजुल के अगर फिर से इकोनॉमी को बिल्डअप कर देना तो फिर से बन सकते हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी दुख तो होता है, ये मैं थोड़ा बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। अब चलो देखते हैं, चलो थोड़ा सा स्टडी मैट पे जाते हैं। आप लोगों के साथ में स्टडी मैट शेयर कर लूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी मैट में जाके थोड़ा डिटेल्स में बहुत सारा बातें हैं आप लोगों के साथ करना है। आप लोग मुझे बस एक चीज बताना कि ये जो 12 लाख वाला जो सम्स था, इसमें जो हम लोगों ने टैक्स का एक सिनारियो देखे कि क्या होता है टैक्सेशन सिस्टम में, कि किसका क्या इनकम हो सकता है और उस पर किस तरह से टैक्स लिया जाता है, इसका एक आइडिया तो आपको मिला जरूर होगा। हेलो, हाँ सर। ओके। अब इसी में देखना है कि ये जो टैक्स तो सरकार ले लिया, ठीक है, अब ये इतना सारा मैटर क्या जानना है हमें टैक्स में। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, काफी सारा मैटर है बेसिक में। बेसिक क्लियर मतलब पिलर, मतलब सख्त हो गया। बिल्डिंग का, कोई भी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है उसका पिलर। जितना पिलर को आप सख्त बनाओगे टैक्स उतना क्या हो जाएगा, ये पिलर पे बंधा हुआ है। मेरा घर उतना अच्छा दिखता नहीं है, थोड़ा देख समझ लेना। पिलर जितना टाइट बनाओगे ना, घर उतना सख्त बनेगा। बेसिक भी ऐसा पिलर जैसा काम करता है, तो पिलर को सशक्त करो। नहीं तो एग्जाम में और क्या होता है जानते हो, छोटा छोटा मिस्टेक्स होता है और उसके लिए मार्क्स चल जाता है। और आप लोगों को पता है ये प्रोफेशनल एग्जाम में किस तरह से पेपर चेकिंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में, इसीलिए मैं मतलब जगह मत दो उन लोगों को, जगह मत दो। मतलब एक सबके मन में चलता है ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से मतलब स्टूडेंट बोल देते हैं। लेकिन फिर भी जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है फिर से वो बोलता है नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, या तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बनाया नहीं, या फिर डिटेल्स में गया ही नहीं, बस ऊपर ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला गया, फिर मुश्किल में पड़ गया। तो वो मुश्किल लाने मत दो, ये मेरा विनती है आप लोगों से, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ये जगह एकदम लाने मत दो। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या जानेंगे, देखो लॉ में इनकम टैक्स में क्या क्या मेन पार्ट है। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स में है इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजंस। लीगल डिसीजंस, इसमें ये इनकम टैक्स एक्ट तो हमें अभी पढ़ना है, ठीक है, इसी के लिए तो हम लोग अभी इन पे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट को बस मतलब जीके रिलेटेड या फिर एमसीक्यू रिलेटेड मैटर में थोड़ा बहुत जानना है। इनकम टैक्स रूल क्या होता है वो भी थोड़ा बता देंगे। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन किस तरह से इनकम टैक्स में हर बार आता है आप लोगों को बता दो। आप लोग जितना सारा सब्जेक्ट पढ़ते हो ना ये प्रोफेशंस में, मतलब ये तीनों पढ़ाई में, एक चीज है, इनकम टैक्स सबसे ज्यादा अपडेट होते हैं। रीजन कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट अगर कोई सब्जेक्ट में आता है दैट इज इनकम टैक्स। अगर आप किसी भी टैक्स लॉयर के घर में गए हो या फिर किसी भी स्टूडेंट को भी पहले देखे हो, इनकम टैक्स का किताब जो है वो इस साल खरीदा, नेक्स्ट ईयर वो किताब काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट आ गया और पुराना रूल्स, ओल्ड रूल्स अभी नहीं चलता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैटर सेम रहता है लेकिन थोड़ा बहुत रूल में चेंज, और रूल में चेंज मतलब वो चीज आप गलत पढ़ लोगे या फिर उल्टा सीख लोगे। जैसे नॉर्मली बीकॉम लेवल में हम लोग थोड़ा पुराना चीज कभी कभी किसी किसी का आदत था हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन वो आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। इस तरह का फील्ड में आप लोग ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पुराना चीज, पुराना स्टोरी नहीं चलेगा, जो होगा एकदम लेटेस्ट होगा। हाँ ऑब्वियसली एग्जाम से 6 महीना आगे जो भी अमेंडमेंट आता है वही एग्जाम में आता है। ठीक है, लास्ट अमेंडमेंट 4-5 महीने तक का अमेंडमेंट आ सकता है, इससे एकदम लेटेस्ट ऐसा नहीं कि कल कुछ अमेंडमेंट आया और वो नेक्स्ट दिन एग्जाम में आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस एंड सर्कुलर नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखना। ठीक है, कि कब क्या आ रहा है, फिर जरूर पूछना कि सर क्या ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है कि नहीं,
तब मैं आपको बता दूंगा कि नहीं कौन सा एप्लीकेबल होता है कौन सा नहीं। इसलिए सबसे अपडेटेड पेपर है आप लोगों का, ठीक है, सबसे ज्यादा अपडेटेड होता है, तो बड़ा गौर से रहिएगा, ठीक है, चौकन्ना रहिए, अगर चौकन्ना नहीं रहोगे तो मुश्किल है। ओके, लीगल डिसीजन मतलब इसको हम लोग सिंपल कह सकते हैं केस स्टडीज, ठीक है। ये केस स्टडीज जो है ना, केस स्टडीज आपको यहां नहीं करना है, ये फाइनल में जाके करना है, ठीक है, कि इनकम टैक्स में अलग अलग केस बनता है, कोर्ट में केस बनता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है, केस बनता है, वो केस क्या क्या है उस पे बात जो होगा ना वो फाइनल में होगा। यहाँ पर इंटर लेवल में केस स्टडीज डिस्कशंस नहीं होता है। यहाँ पर तो रूल्स एंड प्रोविजन जानते जानते आप लोग थक जाओगे, अगर इंटरेस्ट के साथ रहोगे तो थकना थोड़ा कम होगा। ओके, तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, क्या क्या है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। डिटेल तो और भी है, ये तो बस ओवरव्यू है। स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एक टोटल इनकम, जैसे अभी हम लोग 12 लाख का कंप्यूटेशन कर रहे थे ना, स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अभी हम लोग देख रहे थे कि 12 लाख का किसी का इनकम है तो वो इनकम पे वो सरकार को कितना टैक्स देगा। लेकिन हम लोग तो जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखे और उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि उस इंसान को, क्या आप लोगों के पास आंसर है कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ा था? 1,79,400। ओके, 1,79,400, ये 12 लाख इनकम करके टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट किया था ये इंसान ने, ठीक है, जो सरकार को इसको देना था। लेकिन क्या यही इंपॉर्टेंट है टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए? नहीं, और भी काफी सारा मुद्दा है जिसपे हम लोगों को गौर करना चाहिए, जैसे कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स एक्स हो, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर के बाद, ये बेसिक के बाद, बेसिक का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना वो वही होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। जो लोग बेसिक से अभी पढ़ रहे हो उनके लिए नेक्स्ट चैप्टर बेसिक्स होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस होगा। जिनका भी पहले कभी मिस हो गया है कर लेना। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या आप इंडिया का हो? कभी कभी ऐसा भी होता है रेसिडेंशियल स्टेटस में फॉरेनर इंडियन बन जाते हैं और इंडियन फॉरेनर बन जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक चीज गलती मत करना, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप दोनों अलग होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप जो होता है ना वो अलग होता है। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनका इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, उसको आप रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ कहा, अक्षय कुमार जिनका कनाडा का सिटीजनशिप है, ये आलिया भट्ट या उनका फैमिली, वो लोग इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये सीएए लागू हो जाता तो शायद उनको जाना पड़ता वो लोग तो वीजा में रहते हैं यहाँ इंडिया पर, तो वो लोगों का सिटीजनशिप यहाँ का नहीं है। अब क्यों नहीं है, किस लिए नहीं रखा है वो नहीं पता, उस पर चर्चा नहीं करना है। बस इतना कहने का मतलब था कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ डिफरेंट थिंग। कोई सिटीजन नहीं भी हो सकता है लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस में वो जरूर आ सकता है। वही इनकम टैक्स का मुद्दा है कि बिना सिटीजन होके भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाओगे, और अगर रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाते हो तो आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर का बात है, अभी तो बस ओवरव्यू चल रहा है, आपको बस बता रहा हूँ कि आप क्या क्या सीखने वाले हो। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, अलग अलग हेड्स है इनकम का, ऐसा नहीं कि एक ही सर से हम लोग नहीं कमाते, अलग अलग सर है इनकम टैक्स का, अलग अलग हेड बनाया गया। आगे पढ़ेंगे क्या क्या हेड है, बहुत लोगों को पता भी है, देखोगे जिसको पता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता और ज्यादा अच्छा। ज्यादा जानोगे तो सीख नहीं पाओगे, थोड़ा कम जाना करो तो सीखने के लिए कुछ जगह खाली रखेगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, हर एक हेड में कैसे कंप्यूटेशन होता है, जिसमें हम लोग को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में। ये जो एरिया है ना यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है हम लोग के सिलेबस में, कि हर एक हेड में, मतलब हर एक हेड, जैसे सैलरी एक हेड हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन एक हेड हो गया, कैपिटल गेन एक हेड हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक हेड हो गया, ठीक है। ये जो अलग अलग हेड से इनकम होता है ना, ये हेड्स ऑफ इनकम का जो कंपटीशन का पैटर्न है, मतलब उसका जो प्रोविजन है और उसके हिसाब से उनका जो कैलकुलेशन है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है ये इनकम टैक्स में। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ से सबसे ज्यादा नंबर भी आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या नंबर यहीं से आएगा, ये वाला पार्ट से। फिर आ गया क्लबिंग ऑफ इनकम एंड स्पाउस माइनर चाइल्ड, ये भी क्या बात है मैं आगे बात करूंगा। क्लबिंग, ठीक है, क्लबिंग बेसिकली जोड़ना होता है, किसके इनकम किसके साथ जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, ये देखना है इनकम कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है।
सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये भी एक हिस्सा है कि किस लॉस को किसके साथ सेट ऑफ किया जाए, उसको अगर लॉस 2 बार 3 बार लॉस हो रहा है तो वो लॉस को कितना दिन तक आगे ले जा सकता है, ये सारा का सारा चर्चा होगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार अभी हो रहा है और आगे नहीं होगा, क्योंकि ये सब अलग अलग चैप्टर्स है। ये जो भी मैं बात अभी कर रहा हूँ ना, यही आप लोगों का चैप्टर्स भी है, ठीक है। ये हर एक चीज, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, इस तरह से चैप्टर हो जाएगा तो आप बेसिकली इनकम टैक्स समझ जाओगे, ठीक है। फिर आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर होगा डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, मतलब ये जो जीटीआई आएगा ना आपका ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे हम लोग अभी 12 लाख जो इनकम हम लोग कैलकुलेशन किए थे ना, ये बेसिकली हम लोग यहाँ से किए थे, समझ पा रहे हो? मतलब ये आगे का हर एक हिस्सा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इसके अंदर, इट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। मतलब हमने डायरेक्टली 12 लाख लिए और बोले कि भाई इसका ग्रॉस टोटल इनकम इतना है, अब टैक्स कंप्यूट करो। डिडक्शंस तो कुछ यहाँ था नहीं, डिडक्शंस में मिलता है, मतलब आप टोटल इनकम से कुछ बात दे सकते हो, कुछ इनकम को आप हटा सकते हो जो सरकार आपको सुविधा देगा, ठीक है। ये जब हम लोग आगे आगे जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा डिडक्शन क्या है। कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम फिर आपको मिलेगा, फिर जाके आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, जैसे 12 लाख पे लायबिलिटी अभी कैलकुलेट करके दिखाए थे, कुछ 1,72,000 समथिंग 74,900 कुछ ऐसा आया था ना, तो वो भी जो भी आया था, ठीक है, वो 12 लाख पे जो भी आप कैलकुलेशन किए थे वो है ये, और यही लास्ट पार्ट है, ठीक है। इस तक पहुंचने के लिए आपको इतना सारा रास्ता तय करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इतना सारा रास्ता तय करना पड़ेगा, फिर जाके ये जो सिंपल सा आंसर हम लोगों ने अभी देखा ना, वो इतना सिंपली नहीं आएगा, उसके पीछे राज छुपा हुआ है, वो राज आपको जानना पड़ेगा। टफ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से सुनना। टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बिल्डअप करो और खुद भी पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट के साथ आओ। इसके साथ आपको बहुत सारा डेफिनेशंस जानना चाहिए जिसपे आपको फोकस होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में एसएससी एक वर्ड है, ठीक है, असेसमेंट एक वर्ड है, पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकम, इंडिया, इनकम टैक्स में इंडिया का एक बहुत बड़ा जगह है। जैसे स्टार्टिंग में मैं इंडिया इंडिया चिल्ला रहा था ना, हाँ, तो वो इंडिया मैं जितना बोला उससे काफी बड़ा है इंडिया। तो मतलब हम लोग इतना दिन से इंडिया के बारे में जो आइडिया है हमारे मन में, ठीक है, वो इंडिया, और इनकम टैक्स में हम लोग कुछ और ही इंडिया जानेंगे जो आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला जगह होगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे इंडिया कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली ये लोग जो लोग सीए वगैरह करने आते हो प्रोफेशनल्स, या फिर जो यूपीएससी का तैयारी करते हो या फिर सीए में करते हो, उन्हीं लोगों को ऐसे जानने का मौका मिलता है। मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ऐसा इंडिया के बारे में नॉर्मल इंसान के पास ये सोच जाएगा तक नहीं कि नॉर्मल इंडिया को, या इंडिया का मैप तो रोज ही देखते हैं, ऐसा क्या इंडिया आ गया, ओके। फिर आपका आ जाता है असेसमेंट ईयर, फिर आ जाता है असेसमेंट ईयर, उसमें भी जब बात करना है असेसमेंट ईयर क्या है, तो एसएससी क्या है, असेसमेंट क्या है, पर्सन क्या है, इनकम क्या है, इंडिया क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, जानना है सर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या है, ये सब एक एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, और जो जो डेफिनेशंस है वही टेक्निकल वर्ड भी है। प्रीवियस ईयर क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट क्या है, ठीक है। सर बता दो, बता दे बाबा, पहले देख तो लेते हैं जानना क्या है। फिर आता है बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स। बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स मतलब इनकम पे जो टैक्स चार्ज होता है ना, इनकम पे जो टैक्स चार्ज होगा, मतलब आप इनकम करोगे फिर आपको बोला जाएगा टैक्स दो, ठीक है, गिव टैक्स। तो सवाल ये उठता है कि टैक्स तो मांग रहे हो पर चार्ज क्या है। इनकम टैक्स का डेफिनेशंस में ही लिखा है कि कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। मैं अभी आता हूं, बताता हूं, ठीक है। तो गिव टैक्स, तो इसका चार्ज क्या है, मतलब किस बेसिस पे आप किसी से टैक्स मांग सकते हो, ठीक है, वो बेस क्या है और क्या रेट है आपका टैक्स का, मतलब आपका तो कुछ तो रेट तो होगा ना टैक्स का, तो वो रेट क्या है, आप जो टैक्स मांग रहे हो उसका रेट कितना है, ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं कुछ भी हाँ दे दे, कुछ भी जो भी देगा चलेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो आपको कुछ रेट बताना पड़ेगा, कुछ सिस्टम बताना पड़ेगा, वही सिस्टम को यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, रेट्स ऑफ टैक्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप लोगों को ना एकदम मुंह जबानी याद रखना चाहिए, एकदम एकदम क्या बताए, एकदम खून में लेना पड़ेगा रेट ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन याद रखना, आज जो ब्लड में लोगे उसको हर साल चेंज भी करना पड़ सकता है, जैसे खून ब्लड चेंज होता है ना, किसी का तबीयत खराब रहता है, तो ये भी वैसा ही कुछ बात मान लो कि ये खून में मैं बोल तो लिया कि रेट ऑफ इनकम टैक्स ब्लड पे ले लो, लेकिन यू नीड टू चेंज इट, यू नीड टू चेंज इट ईयर ऑन ईयर।
क्योंकि साल चेंज के मतलब समय के साथ साथ सरकार भी इसको बदलते हैं, ठीक है, ईयर ऑन ईयर ये बदल सकता है। तो रेट ऑफ टैक्स इज अ वेरी वाइटल एरिया जो काफी चेंज होता है। ये चेंज के साथ आप लोग एडेप्टेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। इस बार जो पढ़े नेक्स्ट बार की किताब कुछ और आ गया हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, बहुत बातें हैं, बहुत बातें। इनकम टैक्स इज ह्यूज, इनकम टैक्स ह्यूज है, और उस ह्यूज चीजों के अंदर अगर आपको मतलब तैरना है तो प्लीज मतलब पेशेंस लेवल तो बहुत पक्का करो प्लीज, इतना मैं बार बार बोलूंगा। पेशेंस को बहुत पक्का करो, क्योंकि इनकम टैक्स में हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए और नॉलेज लेने का इच्छा चाहिए, अदरवाइज आप इनकम टैक्स नहीं सीख सकते। ओके, तो ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कशंस किया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों को इतना सारा बातें जानना है। अभी तो मैंने बस जस्ट डिस्कशंस किया, उसी में आप लोग शायद थक गए होंगे, लेकिन थकना मना है, ठीक है, थकना माना है, हम थक नहीं सकते। व्हाट इज टैक्स? लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टैक्स। सर इतना देर पढ़ाने के बाद अभी आप ये कहना चाहते हो कि टैक्स क्या है? हाँ, इतना देर पढ़ाने के बाद अभी हम ये कहना चाहते हैं कि टैक्स क्या है। टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। टैक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो आपका लिविंग का खर्चा टैक्स ही है। टैक्सेस आर levied by the governments to meet the common welfare expenditure of the society। एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जो मैं आपको इंडिया का समझा रहा था कि इतना बड़ा कंट्री है हमारा, इसको कैसे चलाना है, उसके लिए मैं आपको बताया था कि अगर इंडिया को चलाना है तो उसके लिए टैक्स इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। टू टाइप ऑफ टैक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इस पे आगे चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मैंने चर्चा कर चुका। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में क्या बताया? टाइप्स ऑफ टैक्सेस में जैसे आप लोग देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ये एक थोड़ा हटके पॉइंट था। डायरेक्ट टैक्स में दो पॉइंट आ गया, एक तो इनकम टैक्स है ही, दूसरा जो एक पॉइंट आ गया दैट इज अनडिस्क्लोज्ड। अनडिस्क्लोज मतलब जो सरकार हमको डिस्क्लोज नहीं करता, फॉरेन इनकम जो सरकार के पास होता है, एंड एसेट से जो इनकम आता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है गवर्नमेंट का, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान रखना। इनका मतलब डायरेक्ट टैक्स दो टाइप का हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम टैक्स अकेला डायरेक्ट टैक्स हो सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही है करेंटली, एक जीएसटी और एक कस्टम्स। जीएसटी के अंदर बहुत सारा टैक्स छुप चुका है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो पहले था अप टू 2017 वो काफी सारा टैक्स था, वैट, सीएसटी, ठीक है, ये सब नाम के साथ। मैं पहले भी बोला था, फिर भी बोल रहा हूँ, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ऐसे और भी इस तरह का टैक्सेस था जो सब कुछ मिलजुल के एक टैक्स में बदला गया। वह इसीलिए नाम बताया जाता ना, वन नेशन वन टैक्स। जब जीएसटी आया था, आप लोग देखे होंगे ये स्लोगन बहुत चल रहा था, वन नेशन वन टैक्स। ये जीएसटी को इसीलिए इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया, क्योंकि इतना सारा अलग अलग हेड हो जाएगा सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में, तो सरकार को मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने सोचा कि नहीं नहीं, इतना सारा टैक्स नहीं, एक टैक्स रखो, जरूरत पड़ने से रेट बढ़ाओ, और जैसे रेट बढ़ा भी है, ठीक है। ओके, तो ये था बेसिक बातें। अच्छा, फिर आपके सामने बताया गया कि वाई यह टैक्स लिवाइड, मैं पहले बोल चुका हूँ और नहीं बताना है कि क्यों सरकार टैक्स मतलब चढ़ाते हैं, क्यों टैक्स लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है यहाँ पर। देखो जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया, जैसे अभी डिफेंस का बात करना चाहिए ना, ये देखो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, डिफेंस। आंख में कैसे आ गया मेरा, चाइना कैसे दम लगा के बैठे है, देखे हो नाक पे, हाँ, माथा खराब करके रखा है ये कंट्री। हाँ, इंडिया से 2 गुना बड़ा है साइज में, हाँ, बहुत बड़ा है इसका साइज, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चाइना जैसा कंट्री जिसका डिफेंस में खर्चा, इंडिया कोई कम नहीं है, ठीक है। आज इंडिया जब से 47 के बाद आपको बता दूं, इंडिया जितना लड़ा है, ठीक है, चाइना उतना नहीं लड़ा। चाइना लास्ट टाइम अगर किसी से लड़ा था दैट इज 1979 में, वियतनाम जैसे कंट्री है, नाम सुने हो आप लोग? वियतनाम एक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, उसके साथ लड़ाई किया था। सर हमें क्या नहीं, हमें क्या है जानना है ये
और उस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 79 क्या, ये वियतनाम जब जो वार हुआ था चाइना के साथ, इसमें चाइना हारा था, चाइना लॉस्ट था। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीच में इंडिया काफी लड़ाई लड़ा है, पाकिस्तान के साथ तो रोज लड़ता है, ठीक है। और बीच चाइना तो 62 में चाइना के साथ इंडिया हारा था, 62 में 1962 में इंडिया चाइना के साथ हारा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंट्री हार जाता है युद्ध में, तभी तो हमारा कश्मीर चला गया। हमारा कश्मीर का जो एक कान छीन के बैठा हुआ है, हाँ, एक पाकिस्तान तो जबरदस्ती लेके बैठा है, और दूसरा चाइना, हाँ, आक्साई चीन, जानते हो कि नहीं जानते? हाँ, आक्साई चीन जो जो कान इंडिया का छीन के रखा है कश्मीर का, ये किस तरह से चीन छीन के रखा। हाँ, और डिफेंस में कैसे खर्चा बढ़ाएंगे हम लोग अगर गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं होगा तो? हेलो, समझ पा रहे हो? देखो मैप देखो, क्लैरिटी से थोड़ा देखो। टैक्स इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो कंट्री का क्या हालत हो सकता है? देखो, आप लोगों के सामने एकदम साइज पूरा क्लियर है, पूरा साइज क्लियर है। देखो, ये है इंडिया का साइज, मैं थोड़ा गोल कर रहा हूं, हाँ, दिस इज द साइज ऑफ इंडिया, ठीक है। और चाइना का साइज देखो, ये है चाइना। ये डिफेंस में इंडिया से 4 टाइम्स ज्यादा खर्चा करते हैं, 4 टाइम्स ज्यादा। हमारे पास जितना टैंकर है, जितना मिसाइल्स है, इसके पास इंडिया के तरफ 100 मिसाइल्स ऐसा है, 100 मिसाइल्स ऐसा है, जो मिसाइल्स चाइना इंडिया के तरफ बना के रखा है, और इंडिया के पास ऐसा 10 मिसाइल है जो चाइना की तरफ बना के रखा है। लेकिन वो अलग बात कि मिसाइल कितना भी हो, कोई अब आज के डेट में चलाना इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों का टैक्स सिस्टम अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस बेहतर। अगर बिजनेस डेवलप करेगा कंट्री में तो टैक्स सिस्टम डेवलप करेगा, अगर टैक्स सिस्टम डेवलप करेगा तो इंडिया के पास मनी आएगा, और उस मनी से हम लोग अपना डिफेंस बना सकते हैं। तब ये चाइना जैसा कंट्री, नेपाल को देखो, ये पिद्दा सा कंट्री, ये भी हमको धमका रहा है। ये उत्तराखंड में ये एरिया में 3 एरिया है, वो छोटा छोटा एक जगह है, लेकिन वो भी कम से कम 300 स्क्वायर किलोमीटर में ले लिया। रिसेंटली बिहार में एक एरिया है नीचे, ये वाला एरिया में, हाँ, बोल रहे वो भी उसका है। अब नेपाल धीरे धीरे क्या बोलेगा, पूरा इंडिया उसका है। हाँ, एक्चुअली तो नेपाल पुराना दिन में इंडिया का पार्ट था, वो आज बोल रहे चाइना के साथ हाथ मिला के इसके साथ इसका मदद ले रहा है, क्योंकि सेम लेफ्टिस्ट पार्टी चलाता है नेपाल को, जो चाइना में जिस तरह का पार्टी चलता है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू का पार्टी है। और वो लोग एकदम हाथ मिला के इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और इस तरह का प्रॉब्लम के साथ लड़ने के लिए सिर्फ जज्बाती होने में नहीं चलेगा, कूटनीति अपनाना पड़ेगा। और कूटनीति में सरकार के पास फाइनेंशियल सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए, जो हम लोग टैक्स से बना सकते हैं, और उसके साथ चाणक्य नीति मतलब कूटनीति, ऐसे बात नहीं बन पाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो ना कि एक कंट्री को डेवलप करने में टैक्स कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रख सकता है? हेलो, समझ में आया? डिफेंस, जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा खर्चा करता है, कोई भी कंट्री, स्पेशली इंडिया चाइना जैसे कंट्री डिफेंस में काफी खर्चा करता है, और जो टैक्स से ही आता है। अगर डिफेंस का बात छोड़ भी दो तो दूसरा मैटर्स तो है ही, जो देश के अंदर का बात है, जिसको जो हम लोग ज्यादा समझते हैं, ठीक है। बॉर्डर के बारे में कौन समझता है? हम थोड़ी ना बॉर्डर में रहते हैं, हम लोग नॉर्मली ऐसे ही सोचते हैं ना, बॉर्डर समझ के क्या करेंगे? अरे भाई, कल अगर ये थोड़ा सा, ये चाइना अगर थोड़ा सा इधर आ जाएगा ना, थोड़ा सा अंदर ये सब लेके इधर आ जाएगा, फिर रहेंगे हम लोग कोलकाता में, हाँ, मुंबई, ये सब रहेगा, फिर से कॉलोनी हो जाएगा। हाँ बोलो। 62 में वो 3 दिल्ली के बराबर जमीन ले लिए चाइना। 3 दिल्ला, ये वाला कान, ये तो कान देख दिखा रहा हूँ, ये कान लिया, और ये अरुणाचल में ये हिस्सा ले लिया था, जो दिल्ली का 3 दिल्ली हो जाएगा। सही बोला तो एकदम, ठीक है। पाकिस्तान तो ये लेके ही रखा है। अब बेसिकली मैं आपको ये पॉलिटिकल बातें नहीं समझा रहा हूँ, मैं बेसिकली यही कह रहा हूँ कि अगर हम लोग फाइनेंशियली डेवलप नहीं हो पाएंगे ना, फाइनेंशियली अगर हम लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे, कंट्री को अगर नहीं कर पाएंगे, जिसका मेन जरिया है कंट्री के लिए टैक्स, कंट्री के लिए वही है टैक्स। अब कैसे देंगे, किस तरह से बढ़ाएंगे, वो तो डिपेंड करता है हमें और आप में। ओके सुमित, ठीक है, बाकी और भी बातें हैं, करना है। समझ गया, सही बोला तू। हर एक सब्जेक्ट को बनने के पीछे ना कुछ कारण होता है, लेकिन हम लोग कारण जाने बिना, सिर्फ हम लोग को तो क्या पढ़े ना, अंदर हमको जॉब चाहिए, वी जस्ट नीड अ जॉब।
हाँ, ये नहीं पता कंट्री रहे तब ना जॉब करेंगे, कंट्री तो रहने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब कुछ कुछ टाइम हमें जीने तो दो। हम जीना ही भूल गए, जॉब जॉब करते करते कंट्री नहीं रहेगा। पता नहीं कब ये कॉन्सेप्ट दूर होगा हमारे देश से। ओके तो व्हाई अ टैक्स लिवाइड, आई थिंक इस पे और क्या चर्चा करें, बहुत बड़ा बात कर दिए। नेक्स्ट, पावर टू लेवी टैक्सेस। देखो ये जो टैक्स, जो लेवी मतलब लगाना, ठीक है, लेवी मतलब टैक्स को लगाना, ये टैक्स लगाने का पावर किसके हाथ में होता है? फिर से एमसीक्यू पैटर्न में बहुत पूछता है, एग्जाम ओरिएंटेड भी समझ रहे हैं, हाँ सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड भी बात करते हुए जा रहे हैं, ध्यान देना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265, गोला कर रहा हूं मतलब कुछ तो बात है, lays down that no tax shall be levied or collected except by authority of law. Accordingly, for levy of any tax, a law needs to be framed by the government. Constitution of India gives the power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, to the central and state government. The parliament and state legislature are empowered to make laws on the matters enumerated in the 7th schedule by virtue of Article 246 of the Constitution of India. 265 में बोला गया कि जब तक लॉ अथॉरिटी बोलेगा नहीं तब तक कोई टैक्स नहीं चार्ज होगा, और 7th शेड्यूल में बोला गया, 7th शेड्यूल मतलब तालिका, 7th शेड्यूल और आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि कैसे पावर दिया जाता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कि टैक्स वो ले सके। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन्स 3 लिस्ट, 3 लिस्ट है इसके अंदर, ध्यान से सुनना, ये जो मैं बातें अभी कर रहा हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7th schedule to Article 246 contains 3 lists which enumerate the matters under which the Parliament and the state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes. क्या क्या लिस्ट है, ध्यान देना प्लीज। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, Parliament has the exclusive power to make laws on the matters contained in union list. Second is state list. State list क्या है? The legislature of any state, कोई भी state, जैसे वेस्ट बंगाल एक state है हमारा, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी हो, the legislature of any state has the exclusive power to make laws on the matter contained in the state list. And concurrent list, जो समय के साथ साथ चलता है, both parliament and state legislature have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list. ठीक है, तो इस तरह से 3 लिस्ट बनाया गया, एक यूनियन का, एक स्टेट का और एक कंकरेंट का, जिसमें दोनों का चलता है, मतलब एक कॉमन है, ठीक है। अब बात यह है कि ये लिस्ट क्यों बनाया गया, सिंपल है कि वो जो पावर है ना, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री 82 प्लीज इस पे बात करना, ठीक है, ध्यान देना, ये 82 नंबर 8 है, 82 नंबर एंट्री है यूनियन लिस्ट पे, दैट इज in the 7th schedule of Article 246 of the Constitution of India has given the power to the Parliament to make laws on taxes on income other than agricultural income. Please, ये जो इतना बड़ा बात लिखा हुआ है ना, मतलब क्या कह रहा है, खेती बाड़ी छोड़ के, एग्रीकल्चर छोड़ के, इस पे भी एक्सेप्शन है, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लग सकता है लेकिन वो अलग बात, लेकिन नॉर्मली एकदम डायरेक्ट बोला गया कि एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी हर एक इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं जो एंट्री 82 ऑफ द यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये मोदी है करेंटली और ये दीदी है, ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो टैक्स ले सकता है हर एक इनकम से एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला गया है। इसी के आधार पे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए आगे का पूरा इनकम टैक्स बना है। तो ये जो मैं हर एक बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर जो छोटा छोटा 246, 7 शेड्यूल, एंट्री 82 के, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है? थोड़ा बताना। और ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ बोला? क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है?
हाँ सर। यस सर। कैनाडास। अब ओवरव्यू तो मैंने पहले ही दे चुका था इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया का, जिसमें हम लोगों ने बोला था ना, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, टैक्स इनकम रूल्स है, सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट अभी है नहीं। फाइनेंस एक्ट, हाँ इनकम टैक्स एक्ट तो आप लोग देख ही चुके हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट क्या है? मतलब इनकम टैक्स जानने के लिए फाइनेंस एक्ट भी जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको इनकम टैक्स जानना है तो सिर्फ इनकम टैक्स जान के नहीं करो, कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंस एक्ट भी थोड़ा जान लो कि ये जो इनकम टैक्स है ना, ये फाइनेंस एक्ट के तहत ही आता है। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेंटली हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। थैंक यू, निर्मला सीतारमन, ये करेंटली है। The finance minister of the government of India introduces the finance bill in the parliament budget session. When the finance bill is passed by both the houses of the parliament and gets the assent of the president, किससे लेता है? president कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। सर ये सब तो जीके है। नहीं नहीं, बात जीके का नहीं है, बस बहुत लोगों को आता नहीं है, याद दिला देता हूँ इसलिए। एंड गेट्स द assent, आप लोग क्या बनने वाले हो पता है ना आप लोगों को, तो उस हिसाब से आप लोगों का नॉलेज में वो पावर होना चाहिए। गेट द assent ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट, ठीक है। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं बोला ना, हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आता है, जिसमें जो फाइनेंस एक्ट के तहत ही पास होता है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट के तहत ही इनकम टैक्स का रूल जो है, अमेंडमेंट है, हर साल पास होता है। तो इनकम टैक्स का आधार किस पे डिपेंड हुआ है? वो फाइनेंस पे डिपेंड हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया। इनकम टैक्स के पीछे का ये सब छोटा छोटा पार्ट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज ये लीगल पार्ट है, कुछ छोटा छोटा मैटर है, आप लोगों को एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। फाइनेंस एक्ट में भी 4 शेड्यूल बनाया गया। फाइनेंस एक्ट में 4 शेड्यूल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, टैक्स का रेट क्या होगा। स्पेसिफाई रेट ऑफ टैक्स विच इज डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब टीडीएस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं पार्ट 2 में, ठीक है, जो सैलरी वगैरह मिलता है ना टीडीएस काट के। पार्ट 3 में गिव्स द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में बात करता है। और पार्ट 4 में रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात करता है। तो इस तरह से फाइनेंस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स को बांटा गया है, ठीक है। ओके, थोड़ा गो थ्रू कर लेना बाद में, नहीं तो ये छोटा छोटा चीज स्किप हो जाता है। इनकम टैक्स का जो रूल है ना, इनकम टैक्स का रूल किसके अंदर में चलता है? तो हम लोग इनकम टैक्स तो पढ़ लेते हैं और यही भूल जाते हैं कि भाई ये कौन बनाया और क्यों बनाया, इसको कौन देखभाल करता है। इनकम टैक्स को देखभाल करता है ये। इनकम टैक्स को कौन देखभाल करता है भाई? कोई भी मतलब सिस्टम को बनाने के लिए कोई तो अथॉरिटी होगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग प्यार से कहते हैं सीबीडीटी। ये देखता है इसको सीबीडीटी। सीबीडीटी का साइड में जाके भी आप लोग बहुत कुछ नया नया देख सकते हो। सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। For the proper administration of the Income Tax Act 61, CBDT frame rules from time to time. देखो, हर साल तुम एक्ट तो नहीं ला सकते, इसलिए हर बार तुम जो भी नया चीज लाओगे उसको कलेक्टिवली कहा जाता है रूल। आई थिंक ये फर्क आपको समझ में आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स रूल एंड एक्ट? एक्ट एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। एक्ट में चेंज करना मतलब ऐसा नहीं कि 2013 में कंपनीज एक्ट में चेंजेस आया। जो कंपनीज एक्ट इससे पहले था 1956 में, ठीक है। 1956 का एक्ट फिर से नया एक्ट बना 2013 में, जो बहुत चेंजेस का जरूरत हुआ। लेकिन रोज मतलब हर साल कुछ ना कुछ कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस आ रहा है, तो क्या उसके लिए फिर से कंपनीज एक्ट 2015, 2016, 2017 ऐसा बनाते जाए क्या? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चेंजेस करना है तो उसको रूल के तहत ला लो, ठीक है, उसको रूल बना दो, तो कलेक्टिवली तब वो इनकम टैक्स रूल हो जाएगा, जो
एक्ट के साथ जुड़ जाएगा। और जब ऐसा रूल बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो रूल को और रूल में नहीं रखा जाता, तब उसको एक नियम बनाया जाता है, एक एक्ट के तहत उसको मतलब सील मार दिया जाता है कि भाई ये एक्ट है। बात समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स रूल जो 1962 में आया, ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 1962 में आया और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 में आया, ठीक है। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी हो रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे हो। बाकी नॉलेज के लिए आप डिटेल्स में पढ़ना, मैं ये शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। केस लॉज जो है वो तो मैं आपको पहले ही बताया कि केस लॉज जो है कि इनकम टैक्स का, ये आप लोग फाइनल में जाके पढ़ोगे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसमें मेनली ये सब केस हाई कोर्ट्स वगैरह में, वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट में अलग अलग हुआ है, सब फाइनल में जाके पढ़ोगे सभी के केस में, CA में सभी को। ओके, चलो अब आप लोगों के साथ में एक इंटरेस्टिंग मैटर है उस पर बात। अच्छा, रेसिडेंशियल पे मैं ऑलरेडी बोल चुका था, ये नेक्स्ट चैप्टर का पॉइंट है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट किस तरह से कैलकुलेट होता है, रेसिडेंट में भी ROR RNOR, अभी बात नहीं करेंगे, ये सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे इसमें, ठीक है। इसके ऊपर काफी बातें करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे ही टिका हुआ है कि किसको टैक्स देना है और किसको टैक्स नहीं देना है, अभी बात नहीं करेंगे ये। तो बेसिकली इनकम टैक्स बनाने के लिए स्टेप 1 में रेसिडेंशियल स्टेटस था, स्टेप 2 में था क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। अलग अलग जो हेड्स ऑफ इनकम है ना, मतलब बेसिकली इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस जानना पड़ेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो उसको डिटेल्स में जान पाएंगे तो भी जाके इनकम टैक्स सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। जो अलग अलग हेड्स है ना, अलग अलग हेड्स लाइक देखो क्या क्या हेड्स है, थोड़ा देख लो, ये देखो, एक इंसान इसके बाहर और इनकम करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। या तो आप सैलरी से कमा लो, या तो आप हाउस प्रॉपर्टी से कमा लो, ठीक है, मतलब आपका घर है उसको रेंट वगैरह देके आप इनकम कर लो, या तो आप बिजनेस कर लो, वहां से प्रॉफिट कर लो, गेन कर लो, ठीक है, बिजनेस के थ्रू से प्रॉफिट एंड गेन्स कर लो। अगर आपके पास कोई एसेट्स है, ठीक है, एसेट बेच के आप कैपिटल गेन कर लो। एसेट इज व्हाट इज कॉल्ड, व्हाई एसेट इज कॉल्ड कैपिटल इन बिजनेस, सॉरी इन नॉर्मल लाइफ। तो एसेट क्या है, कैपिटल, उसको अगर आप सेल कर देते हो ना तो आपको कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में जो इनकम कहीं नहीं आता उसको आप अदर सोर्स में डाल दो। जो इनकम कहीं का नहीं है, ना तो वो सैलरी दिख रहा है, ना तो वो हाउस प्रॉपर्टी का दिख रहा है, ना तो वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस का दिख रहा है, ना वो कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसको कहाँ दिखाना चाहिए, उसको अदर सोर्स में दिखाना चाहिए। आई थिंक ये भी पॉइंट क्लियर। ये सभी मैटर पे आगे चर्चा करना, यही तो चैप्टर है, इसी में तो सभी बातें हैं, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ये जो है यही सबसे, इसको जानना ही इनकम टैक्स का सबसे बड़ा खेल है। लेकिन उससे पहले जो छोटा छोटा मैटर है उसको हम लोग एक बार गो थ्रू कर ले रहे हैं। ओके, जैसे आपका हर एक हेड समझ में आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, जो मुझे मैं बोला ना आपको सीखना है, उसी को सीखना है। मतलब आगे जाके हम लोग बस हर एक हेड का इनकम को ही तो सीखेंगे कि हर एक इनकम, जैसे सैलरी हेड का अलग कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, बीपी हेड का सीखना पड़ेगा, सीजी हेड का सीखना पड़ेगा, कैपिटल हेड का, आईएफओस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सीखना पड़ेगा, उसी में तो मैक्सिमम टाइम जाएगा। फिर देखना है कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह है कि नहीं, उसके बाद देखना है कुछ डिडक्शंस है कि नहीं। एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस में थोड़ा फर्क है, ठीक है, मैं आगे चर्चा करूंगा एग्जाम्पशन डिडक्शन। बेसिकली इतना जान लो कि एग्जाम मतलब आपको उस पर टैक्स देना नहीं है, और डिडक्शन मतलब लास्ट में जाके आपको वहां मतलब उसको छोड़ना है। जैसे देयर आर सर्टेन इनकम्स व्हिच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, जैसे एग्रीकल्चर पे टैक्स देना ही नहीं है ना, सरकार स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं देना है, तो एग्रीकल्चर को क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्ट। देख लेते हैं एक बार एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस में, बहुत लोगों को ना एक मुश्किल होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, ठीक है, तो ये फर्क क्लियर कर लो। Which are wholly exempt from income tax, for example agricultural income, these incomes have to be excluded and will not form part of total income। मतलब आपका जो भी टोटल इनकम होगा, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे ना 12 लाख वाला, आगे बहुत सम सॉल्व करना है,
जिनको लग रहा है कि सर ये सब क्या हो रहा है, आगे तो बस सम्स बहुत करना है। इनकम टैक्स दो हिस्सों में बांटा हुआ है ना, एक प्रोविजंस पे जो हम अब लोग सीख रहे हैं, ये सब प्रोविजंस एंड रूल्स हैं, और एक है कैलकुलेशन। ठीक है, दोनों हिस्सा है। पहले हम लोग प्रोविजंस में इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मैं थोड़ा स्टार्टिंग में कैलकुलेशन का दिखाया कैसे होता है, तो प्रोविजंस जानेंगे तो ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन इज नॉट इनफ, प्लीज ध्यान देना ये छोटा छोटा जो मैटर है इस पे। एग्जेम्पशंस क्या हो गया फिर समझ में आ रहा है? एग्जेम्पशंस ये हो गया, सम इनकम आर पार्शियली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, एडुकेशन अलाउंस, दिस इनकम आर एक्सक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ये आगे हम लोग सैलरी वगैरह में जानेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, एडुकेशन अलाउंस, सैलरी में दिया मिलता है वहां पर, तो अलाउंस भी एक तरह का इनकम होता है, वहां किस तरह से एग्जेम्प्ट होता है, कितना एग्जेम्प्टेड हो सकता है, कितना नहीं होता है, बाकी बैलेंस इनकम उस पर टैक्स लगता है, तो वो पार्शियल भी हो सकता है। एग्जेम्पशन टोटल भी, जैसे एग्रीकल्चरल टोटल में एग्जेम्प्टेड है, वैसा ही कुछ इनकम ऐसे भी है जो पार्शियली एग्जेम्प्टेड है। डिडक्शंस क्या है? अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा हाँ ना बताओ प्लीज, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा कवर अप कर दूं। हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ रहा। ओके, ऋषभ समझ में आ रहा है? ऋषभ? हाँ सर। ओके ओके। डिडक्शंस देखो, देयर आर डिडक्शन एंड अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल, व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ये सब जब करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सैलरी को सॉल्व करेंगे, जब बीपी सीजी, तब आपको ये एग्जेम्पशन डिडक्शंस का ना होल आइडिया मिल जाएगा। अभी बस हम लोग आपको बस प्रोविजनल वाइज ये एग्जेम्पशन डिडक्शन है क्या, उसका एक बस आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, इसका यूज बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। Municipal taxes, interest on loan are allowed as deductions. Similarly, deductions and allowances are prescribed under other heads of income. These deductions, etc., have to be considered before arriving at the net income chargeable under each head. ठीक है, मतलब ये जो लास्ट में जाके हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना, वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट, जैसे हम लोग 12 लाख का जो इनकम था, अभी हम लोग एक सॉल्व किए थे ना स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में एक 12 लाख का इनकम था, वो 12 लाख का इनकम पे अगर कोई डिडक्शन होता ना, तो वो डिडक्शन तभी दिखाना पड़ता। डिडक्शन दिखाने के बाद अगर 12 लाख से कुछ भी डिडक्शन होता, उसके बाद आपका आता नेट इनकम। फिर वो नेट इनकम, मानो कि अगर 12 लाख में कुछ ऐसा प्रोविजन होता जो डिडक्शन हो सकता है, तो उसको आप 1 लाख करो, फिर आपका हो जाता 11 लाख। अगर कुछ भी प्रोविजन रहेगा, वही तो जानना है कि क्या क्या डिडक्शन हो सकता है, क्या डिडक्शन नहीं हो सकता, यही सब आगे आगे जानना है, तभी इनकम टैक्स का एक फुलफिलमेंट होगा। तो जो भी हो, तो ये डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन का एक छोटा सा डिफरेंस है, इसका जब प्रैक्टिकल होगा तभी क्लैरिटी होगा, अदरवाइज ये क्लैरिटी होना थोड़ा मुश्किल है। ओके, फिर क्लबिंग एंड इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके बाद आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करना है, और फिर डिडक्शन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम करके फिर जाके आपका होगा। जैसे यहाँ पर डिडक्शंस का कुछ आइडिया आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये डिडक्शन सर आप तब से कर रहे हो, किस चीज का डिडक्शन मिलता है, अमाउंट का क्या होता है वो तो बाद में जानेंगे ही, कि क्या अमाउंट कब क्या कितना डिडक्शन हो जाता है। वेट अ सेकंड, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो कि काफी सारा पॉइंट्स है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, सपोज मानो कि आपका कोई इनकम 12 लाख का जो इनकम मैंने माना था, वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है। इस ग्रॉस टोटल से डिडक्शन आप क्या कर सकते हो, उस पर कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम भरते हो ना, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को आप डिडक्शन दिखा सकते हो। मतलब सरकार का बेसिकली कहना ही है कि भाई जो बंदा अपने लिए सेविंग्स कर रहा है, अपने फैमिली के लिए सेविंग्स कर रहा है, अगर वो अपना फैमिली की अच्छाई के लिए कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिडक्शन क्यों देता है, मन में सवाल जरूर आ सकता है कि वाई गवर्नमेंट को तो ज्यादा टैक्स मिले वही अच्छा ना, हाँ, वाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड डिडक्शन। डिडक्ट का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, डिडक्शन का प्रोविजन क्यों देता है। अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो आपको डिडक्शन जब आप पढ़ोगे डिटेल्स में, जब सम्स करोगे, क्लैरिटी आ जाएगा। वाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड डिडक्शन प्रोविजन। सपोज आप अगर 12 लाख इनकम करोगे, तो आपने कितना टैक्स दिया था, फिर से मुझे थोड़ा अमाउंट बताना। 170
4900 ना? 179,400. सॉरी, Yes, sir. 179,400। ओके, अब मानो कि अगर 12 लाख में कोई डिडक्शन दे देता है, 10,000 का एक डिडक्शन आ जाता है या 50,000 का कोई डिडक्शन आ जाता है, ठीक है, तो आपका इनकम हो जाएगी 11,50,000। तब क्या आपका टैक्स लायबिलिटी यही रहेगा, इससे कम हो जाएगा? तो सरकार का तो लॉस है ना। आप गवर्नमेंट के घर में ये अमाउंट पे करोगे अच्छा, या इससे कम करोगे सरकार के लिए अच्छा? सरकार बोलेगा भाई हमको ज्यादा मिलेगा तो अच्छा, लेकिन फिर भी सरकार आपको डिडक्शन देता है। क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, LICI, ठीक है, जो आपके सामने हमने अभी प्रोवाइड कर रहा था कि LICI में आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, तो सरकार बेसिकली यही सोच रहा है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट पब्लिक के अच्छाई के लिए है, ठीक है, गवर्नमेंट इज देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, है ना, गवर्नमेंट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। और जब पब्लिक खुद ही अपना वेलफेयर कर ले तो फिर अल्टीमेटली वो तो कर ही रहे अपना वेलफेयर, तो लाइफ इंश्योरेंस में छूट देने के पीछे का रीजन है। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड पे आप पैसा डाल रहे हो, सरकार की जगह सरकार प्रोविडेंट फंड दे सकता है, ठीक है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, आपने जो भी जहां पर आप नौकरी करते हो, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको प्रोविडेंट फंड का सुविधा दे रहा है, तो फिर आप अगर प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो तो वो भी आपके लिए सरकार डिडक्शन कर देगा। आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस कर रहे हो, अब एक चीज देखो कि जहां जहां आप अपने आप को बेनिफिट दे रहे हो, जो बेसिकली गवर्नमेंट का काम था, जो गवर्नमेंट का वेलफेयर करने का काम था, गवर्नमेंट वही सब जगह में आपको डिडक्शन दे रहा है। क्या आप लोग ये चीज देख पा रहे हो? क्या मेरा पॉइंट मैच कर रहा है कि सरकार ऐसे ही डिडक्शन नहीं करता है, डिडक्शन तभी करता है जब सरकार को लगता है कि ये बेनिफिट तो हम देने वाले थे, लेकिन ये अगर वो खुद ही कर लेता है तो वो जिम्मेदारी खुद उठाता है, तो फिर उसको डिडक्शन मिलना चाहिए। हेलो, हाँ सर। हाँ, पॉइंट नंबर 4 देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। आप हायर एडुकेट बनोगे, देश के लिए अच्छा है ना। आज चाइना इंडिया से आगे क्यों है? क्योंकि चाइनीज लोगों के अंदर एडुकेशन बहुत हाई है, स्पेशली टेक्निकल एडुकेशन, ठीक है। हम लोगों के यहाँ पर भी एडुकेशन हाई है, लेकिन किताबी एडुकेशन, हम लोग डिग्री ढूंढते रहते ना। हम लोगों को क्या चाहिए? वी जस्ट नीड ए डिग्री, भाई मास्टर्स MBA है, MCOM है, ठीक है, इवन CA बन के भी क्या करना है? चोरी करना है, ठीक है, बस इधर का पैसा उधर करना है, डिग्री से खुश है हम लोग। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जो भी वो लोग एडुकेशन लेते हैं ना, उसके दिमाग में एक ही चीज चलता है, वो कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करता है, सरकार का टैक्स भरता है, ठीक है, सरकार उससे अपना इकोनॉमी को डेवलप करता है, डिफेंस को डेवलप करता है, फिर दूसरे कंट्री को डरा के रखता है। इंडिया नहीं डरा रहे, ठीक है, इंडिया को डराने का इच्छा नहीं होता, लेकिन हम लोग भी तो अपने अंदर से वैसा वाला एडुकेशन लेते नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहते कि भाई हायर एडुकेशन लो, और उसके लिए अगर आप लोन लेते हो और उसका इंटरेस्ट भरते हो तो ठीक है, उसके लिए भी आपको छूट, जितना इंटरेस्ट भरोगे उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। अगर आप 12 लाख का टोटल आपका इनकम था और आपने 1 लाख का इंटरेस्ट भर दिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अमाउंट आगे आगे डिस्कशन करेंगे एक्चुअल अमाउंट क्या है, एक जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूं। अगर आप 12 लाख का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम था, उस पर आप एडुकेशन में, हायर एडुकेशन में 1 लाख का इंटरेस्ट भरे, तो सरकार का कहना सिंपल है कि 11 लाख का इनकम मानो और बाकी पे टैक्स दो, 1 लाख पे नो टैक्स। क्या बात समझ में आ रहा है? जो बेनिफिट सरकार देने वाला था वो बेनिफिट अगर आप खुद ही ले लेते हो, जो सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, जो सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, तो उस केस में सरकार आपको बेनिफिट देता है, उस केस में गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देके बेनिफिट देता है। क्या पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसी तरह से जैसे डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, ठीक है, जैसे पेमेंट पे भी डिडक्शन होता है, इनकम पे भी डिडक्शन देता है, ठीक है, आपने कुछ इनकम किया, ये सब क्या था? ये सब आपका पेमेंट का एरिया था कि आप बहुत सारा पेमेंट कर रहे थे। वो पेमेंट जब आपने किया तो सरकार ने सोचा ठीक है भाई ये सब पेमेंट जो है, जो हमें करना चाहिए था वो इंसान खुद कर दिया, तो चलो भाई इनको डिडक्शन दे दो। कुछ इनकम भी है, ठीक है, जो किसका इनकम? अरे जो पब्लिक का इनकम ना, मतलब पब्लिक का ही पेमेंट था, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? इंडिविजुअल बोल सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का पेमेंट में सरकार ने बेनिफिट दिया, इंडिविजुअल्स की इनकम पे भी बेनिफिट देता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉय को कोई एम्प्लॉयमेंट किया, तो वो एम्प्लॉयमेंट किया तो फिर इनकम हुआ उसका, ठीक है, तो जो आप एम्प्लॉय को रखे उसके लिए उसका इनकम हुआ तो उसको बेनिफिट मिलता है, रॉयल्टी इनकम पे बेनिफिट मिलता है।
रॉयल्टी ऑन पेटेंट पे बेनिफिट मिलता है, तो ये सब में छूट देता है। ये सब आगे आगे जब डिटेल्स चैप्टर्स में जाएंगे, ये रॉयल्टी वगैरह सब पीजीपीपी में पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो उस पर ये सब चर्चा करेंगे। रॉयल्टीज कैपिटल गेन में आएगा। अदर इनकम पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेविंग्स, आपके सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे सरकार डिडक्शन देता है, लेकिन सर्टेन अमाउंट तक लिमिटेशन है, अनलिमिटेड नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन पे, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो और थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आधा डिडक्शन तो है ही। डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन हो, हैंडीकैप पर्सन हो, ठीक है, सीवियर डिसेबिलिटी है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, आंख में कुछ दिखता नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसे लोग बहुत मतलब जिनका हालत ठीक नहीं है कुछ भी कारण से हो, तो उनको सरकार बेनिफिट देते हैं। अगर वो कुछ भी इनकम करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो सब इनकम पे, पेमेंट पे सरकार उनको टैक्स देने पे टाइम पे छूट देता है। तो यही रीजन होता है डिडक्शन देने के पीछे। अब सिर्फ रटो ना इसको, ठीक है, डोंट जस्ट मगअप करो, बट मगअप करने के पीछे अगर आप उसका रीजन बता करके मगअप करोगे ना, रटोगे ना, तो आपका मगअप में भी सुविधा होगा। ठीक है, हमको दौड़ना है, ठीक है, लेकिन क्यों दौड़ना है? बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, वाई यू शुड रन, किस चीज के लिए दौड़ रहे हो वो तो पता होना चाहिए, तब जाके आपका दौड़ना एक ऑब्जेक्टफुल रहेगा। नहीं हम ऐसे ही दौड़ रहे हैं, ऐसे ही तो कोई नहीं दौड़ता। या तो आप मेडल लाने के लिए दौड़ रहे हो लाइक हुसैन बोल्ट जैसे, ठीक है, उसको रन में टॉप करना है, या तो फिर आपको बस लेना है, या तो फिर आपको मेट्रो पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, व्हाटएवर, रीजन तो पता होना चाहिए। तो दौड़ने में नो प्रॉब्लम, मगअप इज इक्वल टू दौड़ना, ठीक है, मगअप इक्वल टू रन। तो मगअप करो, ये सब मगअप करना जरूरी है, लेकिन इसके पीछे रीजन के साथ करोगे ना, ऑब्जेक्टिव के साथ करोगे तो मगअप, मतलब बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर याद नहीं रहता है, ठीक है, सर पढ़ तो रहे हैं, सवाल होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं होता, ठीक है, भूल जाता हूं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब वही, आपके पास रीजन नहीं है, और जब तक आपको रीजन नहीं मिलेगा आप पढ़ोगे और भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, बनोगे खराब, नवाब नहीं बन सकते। ओके सर आप तो बस बोलते जाते हो, हम लोगों को भी मौका दो। हाँ देंगे, रुको अभी नहीं, और भी कुछ बातें करना है, फिर हम आएंगे ना, क्या करें, अभी हॉट सीट में हम हैं, कभी तुम होगे। हर सीट हॉट सीट। ओके, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। ये पूरा एकदम जो भी मैंने अभी समझा है ना, उसका पूरा ट्री बना हुआ है कि टोटल इनकम कंपटीशंस का ट्री। एक बार ओवरव्यू कर लेना घर पे, ठीक है, कि किस तरह से कंपटीशन होता है। फिर जाके जब हम लोग मेन सम्स में आएंगे ना, तो आपको बड़ा सुविधा होगा, ताकि आपको बार बार ये ना समझना पड़े कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट। ओके, अच्छा ये सारचार्ज डिबेट ये सभी चीज तो बताएंगे, उससे पहले एक बार डेफिनेशंस वगैरह तो बात कर चुके हैं। अच्छा एक बार डेफिनेशंस में कुछ बात कर देते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में एक बार ध्यान दो। डेफिनेशंस में सबसे पहले अगर बात करें, अच्छा सर सेक्शन याद रखना जरूरी है। हाँ, जब भी डेफिनेशंस वगैरह दो ना, तो सेक्शंस को जोड़ते हुए, जैसे ये सेक्शन 2(7) में बताया ना, ठीक है, तो इसी तरह से सेक्शंस पे थोड़ा जोर जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं लिखो, कहाँ लिखा है वो बताओ कि भाई ये सेक्शंस में बताया गया है, ठीक है। ये जो है ना बात, इसको समझने के लिए मैं आपको ना एक आइडिया दे सकता हूँ। अब लोग कभी चार्ट्स वगैरह में गए हो, चार्ट्स हो या फिर अपना कोई भी रिलीजियस मीटिंग में गए हो, लाइक अगर नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टीवी वगैरह में कहीं देखे होंगे तो वो लोग ना बताता रहता है कि जैसे मानो कि अपने हिंदू धर्म में अगर बात करें तो श्री कृष्ण गीता में किस मोमेंट पे ये कहा था, ठीक है, तो वो गीता का किस पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बस एक आपको बता रहा हूँ, आपको धर्म नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोगों का रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इसी पैटर्न में लिखा गया है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाए, चाहे आप बाइबल उठा लो, ठीक है, कोई भी रिलीजियस का, चाहे आप कुरान उठा लो या गीता ले लो, जो भी आपको पसंद है एज पर योर चॉइस। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में
अब देखना कि वो लोग जब भी, चाहे कोई भी उसी रिलीजियस का जो भी मेन, मतलब जो मेनली प्रीचर है, वो जब भी बताते हैं ना, तो बताते हैं कि इस बाइबल में यहाँ पर जीसस ने ये बोला था, या फिर जो भी पर्टिकुलर वो कैरेक्टर प्ले करता है वो उसको ना ऐसे बताता है, पेज नंबर दिस, हाँ फ्रेज दिस, इस तरह से पेज फ्रेज ऐसे करके बताते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये हम लोग भी इनकम टैक्स भी ना, हम लोग का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट लेवल में, यही आप लोगों के लिए गीता है, यही आप लोगों के लिए बाइबल है, यही आप लोगों के लिए कुरान है। तो आपको, आप जब आगे जाके अपना प्रैक्टिस करोगे, अपना प्रीचिंग करोगे, जैसे रिलीजियस गुरु लोग अपना प्रीचिंग करते रहते हैं ना अपने प्रमोशंस के लिए, ठीक है, प्रमोशन करते करते अलग अलग रिलीजियंस कहाँ कहाँ पहुंचा। जैसे सबसे ज्यादा अगर फैला है इस्लाम, देखो ना, मॉडर्न है, सबसे नया है, पता नहीं सही गलत, ठीक है, लेकिन क्या जोर का फैला। बुद्धिज्म देखो, हाँ बुद्धिज्म, अपना गौतम बुद्ध कहाँ कहाँ, चाइना में चले जाओ, जापान में चले जाओ, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पूरा का पूरा ईस्टर्न एशिया ले लिया, हाँ मतलब क्या प्रीच किया। तो जब आप प्रीच करोगे तो आपको बताना पड़ेगा, आपको हर एक चीज याद रखना पड़ेगा। हिंदू रिलीजियस में ऐसा स्प्रेड करने का उतना ज्यादा मतलब हम लोग देखते नहीं है हिस्टोरिकली, दे डोंट वांट टू स्प्रेड इट, जो आना चाहता है वो आए, बट किसी को कोई स्प्रेड का मैटर नहीं है। लेकिन कहने का यही मतलब है, कहने का मतलब क्या है, मैं धर्म नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर आपको अपना चीज लोगों के सामने, मतलब क्योंकि आपको तो आगे जाके कंसल्टेंट बनना है, हाँ, तो जब आप जाके आगे जाके कंसल्टेंट बनोगे तो आप अपना चीज कैसे रखोगे, अपना बात कैसे रखोगे, कोर्ट में केस होगा तो कैसे रखोगे, तो उस केस के आपके लिए ये सेक्शन आपको बड़ा हेल्प करता है। इसीलिए मतलब पूछता है सर सेक्शन क्यों याद रखे, दिस इज द रीजन जो मैं आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के मैटर से समझाने का कोशिश किया। माफी चाहूंगा अगर मैं किसी भी रिलीजियस मैटर पे कोई भी मतलब किसी भी तरह का खराब बात अगर मतलब बोला नहीं, लेकिन अगर गलती से हो गया तो। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जिस तरह से रिलीजियस मैटर्स को स्प्रेड करने के लिए सेक्शंस, उनका फ्रेज, उनका पेज नंबर को वो लोग बताते रहते हैं, सिमिलर वे में आपके आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप लोग अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए, क्लाइंट के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए आप अपना सेक्शंस वगैरह क्लियर रखो। That is the reason you should learn section very clearly and carefully. ठीक है, रीजन पता होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। ओके सर एसएससी समझा दो, रीजन बहुत समझ गए। एसएससी कौन, एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। मतलब सिंपल है कि आप अगर टैक्स भर रहे हो तो आप हो एसएससी, जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है वो है एसएससी। एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any preceding under this act has been taken for the assessment, his income, the income of any other person in respect of which he is assessable, the loss sustained by him or by such other person। ठीक है, मतलब जिसका भी इनकम कैलकुलेशन होता है वही होता है एसएससी। अगर आपका इनकम कैलकुलेशन होके आपका टैक्स पेमेंट होने के लिए कैलकुलेशन हो रहा है तो आप क्या बन जाओगे, एसएससी। ठीक है, एसएससी का मतलब वही है। एसएससी मींस अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट करना है, तो अगर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट करना है तो आप कौन हो जाओगे, आप हो जाओगे एसएससी। ठीक है, जैसे मोहित मुझे कभी देना तो वो एक बार मुझे सेंड करना, मैं नेक्स्ट दिन दिखाऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो ये होता है, मुझे उसके पास अवेलेबल रहता है। मुझे कभी भेजना, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा कैसे असेसमेंट होता है। ठीक है दादा, ओके, प्रैक्टिकली सबको एक आइडिया मिल जाएगा। एसएससी समझ में आया तो फिर असेसमेंट थोड़ा बता देते हैं। असेसमेंट मतलब एकदम सिंपल है, सेक्शन 28 में बताया गया। एसएससी वही जो है, असेसमेंट फिर क्या है, जो प्रोसीडियर से कैलकुलेशन किया जाता है उसको कहा जाता है असेसमेंट। कौन करता है असेसमेंट, कौन करता है असेसमेंट, असेसिंग ऑफिसर करते हैं, एओ बोलते हैं इसको, असेसिंग ऑफिसर। ये देखो यहाँ बोला असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है, मतलब कैलकुलेशन करता है। This is the procedure by which the income of an assessee is determined by the assessing officer. It may be by way of normal assessment or by way of reassessment। मतलब ये हो सकता है कि एक बार हुआ, गलती हुआ, फिर रीअसेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, पहले वाला कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हुआ, समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर टैक्स ज्यादा होने वाला था उनको लगा, तो रीअसेसमेंट वो कर सकता है। नॉर्मली इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं ना, आप लोगों के लिए अच्छा लाइन है, आप आगे बन सकते हो सरकारी लेवल पे। इनकम टैक्स ऑफिसर आप अगर आप बनोगे तो आप सरकारी असेसमेंट ऑफिसर बन जाओगे। और एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लाइंट का अकाउंट मेंटेन, टैक्स कंसल्टिंग, ये तो एक बहुत अच्छा लाइन है जो बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं और आज के डेट में बड़ा हॉट एरिया है।
करियर के लिए। सर क्या क्या बताते रहते हो। पर्सन, ठीक है, तो एसएससी क्लियर, असेसमेंट क्लियर, ठीक है, सेक्शन याद रखना। पर्सन के बारे में बताया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन कौन? इंग्लिश वाला पर्सन सर। हाँ थोड़ा बहुत मान के चल सकते हो, बट इंग्लिश में पर्सन का मतलब हम लोग जितना जानते हैं बचपन से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेशली वी लाइक बंगाली मीडियम एंड हिंदी मीडियम पर्सन, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग कुछ तो नहीं है। पर्सन का मतलब पर्सन ही होते हैं, बट वी बंगाली एंड हिंदी मीडियम पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति समझते हैं ना। हाँ मतलब वो इंसान एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है, तो वो पर्सन समझते हैं हम लोग। लेकिन इनकम टैक्स ये अलग अलग व्यक्ति को एक अलग अलग रूप दिया, इनकम टैक्स में इनका अलग अलग नाम आ गया, ठीक है। तो कौन है ये लोग, चलो देखते हैं। इसको देखेंगे थोड़ा अलग तरीका के साथ कि अलग अलग पर्सन कौन है और इनका टैक्स सिस्टम क्या है। इसका एक पूरा का पूरा सिस्टम जान के आज हम लोग क्लास को कंक्लूजन करेंगे। चलो एक सेकेंड। बेसिकली 7 तरह का पर्सन होते हैं, बेसिकली 7 तरह का पर्सन आते हैं। 7 टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर इन इनकम टैक्स, एक नहीं 7 टाइप्स ऑफ। और अलग अलग पर्सन को अलग अलग महत्व दिया जाता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सबका अलग अलग पहलू है। तो सर कौन है बताओ ना, हम तो समझते हैं कि हम अकेले ही हैं, नहीं हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी है, ठीक है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में 3 तरह का होता है, मैं बोल रहा था ना, एक बिलो 60, एक 60 इयर्स बट लेस देन 80 इयर्स, और एक है ग्रेटर देन 80 इयर्स, ठीक है। बिलो 60, 60 से लेके 80, इनको क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन। कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, सब आप लोगों को मिल जाएगा। अभी बस ध्यान से सुनो, जब लिखने का जरूरत होगा तब मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है। जैसे स्टार्टिंग में सम्स लिखाया था, जब भी लिखने का टाइम होगा मैं बताऊंगा। बाकी ये जब आप घर पे पढ़ोगे ये सब आपके सामने होगा, मैं आप लोगों के साथ ये सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लूंगा। सीनियर सिटीजन, अच्छा इनको क्या कहेंगे, इस 80 साल के ऊपर वाला, जैसे सुपरमैन, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल। बेसिकली पर्सन्स में सबसे पहले इंडिविजुअल आता है, और इंडिविजुअल में 3 हिस्सा होता है, एक बिलो 60, एक 60 टू 80, एक 80 टू 80 से अबव, ठीक है। टैक्स रेट में बाद में आता हूं मैं कि सबका अलग अलग रेट है, रेट भी बता दूंगा अभी, लेकिन उससे पहले हर एक पर्सन को एक बार फटाफट देख लेते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब सर ये क्या बात हुआ कि क्या हिंदू मुस्लिम लगा के रखे हैं आप? नहीं नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस पे चर्चा आगे थोड़ा बहुत होगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पर। मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक चीज बता दूं, आप लोग ज्वाइंट फैमिली समझते हो ना, आजकल नहीं है ना, आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है कहाँ। मतलब अगर एक पापा का 2 बेटा है या 3 बेटा 4 बेटा है, ठीक है, तो सब कोई अगर एक साथ फैमिली मिलकर रहता है और एक बिजनेस चलाते हैं, फैमिली ट्री देखो, फादर, उसका सन, 3 सन, 4 सन मानो, 1 सन 2 3 4, और लड़की भी है डॉटर, मानो कि 1 2 3, 3 बेटी 4 बेटा, ठीक है, सबको मिला के एक बिजनेस फॉर्म किया। आपको बता दो इतना दिन तक आप लोग मार्केट में एक बिजनेस का नाम सुने हो, एंड सन्स एंड ग्रैंड सन्स, सुने हो? एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, हाँ, जैसे कुछ फेमस कंपनी है कि इंडिया कोलकाता में, केसी पॉल एंड सन्स, बारिश का मौसम है सबके घर पे छतरी है, ठीक है, केसी पॉल लेर छाता, हाँ टीवी में ऐड भी आता है, केसी पॉल लेर छाता ऐसे करके आता है। तो ये केसी पॉल एंड सन्स ये जो है, ठीक है, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। महेंद्र दत्ता एंड सन्स, ठीक है, वो भी सेम टू सेम मतलब छतरी बेचता है। इस तरह से अगर आप किसी भी दुकान के बाहर में एंड सन्स, ग्रैंड सन्स देखते हो ना, तो आप समझ लेना कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बात चल रहा है, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं हफ या HUF,
ठीक है, हाफ तो नहीं बोलना चाहिए, HUF, लेकिन फिर भी प्यार से हम लोग हाफ हाफ भी कहते रहते हैं, ठीक है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब भाई भाई एक है, अलग नहीं हुआ। आजकल क्या चलता है ना, बड़े भाई के साथ छोटे भाई का मारपीट, झगड़ा, बातें नहीं होता। हाँ, कोई कोई अलग रहते हैं, थोड़ा सा साल में कभी एक आध बार एक हो जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी सोसाइटी, बट दिखता तो है नहीं। सर और कुछ बातें हैं क्या इसमें? ये तो समझ गए, इसके ऊपर बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पे कुछ और स्पेशल बातें हैं, मैं आपके साथ करता हूं, ध्यान से सुनना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन आ सकता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बुद्धिस्ट, नहीं सॉरी, सिख, जैन, हाँ, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन, ठीक है। बुद्धिस्ट दुनिया में उतना है नहीं करेंटली, तो उसको बाहर रखो। सर अब धर्म सिखा रहे हो? हाँ, धर्म है आपके पढ़ाई में है, तभी सिखा रहा हूं, ठीक है। सिख, अरे कम्युनिटी बेस्ड है ना, सोसाइटी इज ए कम्युनिटी बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड, तभी तो इतना सारा मानना पड़ता है। सिख एंड जैनिज आर नॉट हिंदूज, ठीक है, इनका बिलीफ थोड़ा अलग है, वो भी इंडिया का ही बिलीफ है, लेकिन दे आर नॉट हिंदूज, ठीक है। फिर भी एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स इनको HUF के अंडर में रखा गया, मतलब अलग से जॉइंट जैन फैमिली, जॉइंट सिख फैमिली बनाया नहीं गया। वही HUF फैमिली का जो हेड है, उसी वाला कॉन्सेप्ट के साथ अगर सिख का भी जॉइंट फैमिली है, जैन का भी जॉइंट फैमिली है, तो उसको भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूल्स के अंदर ही धकेल दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है। सर मुसलमान के बारे में बताओ? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान को इसके अंदर नहीं लाया गया, ठीक है, मुसलमान इज नॉट हियर, ठीक है। मुस्लिम्स का अपना रूल्स है कुछ, जिनको हम लोग मान्यता देते हैं इंडिया में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मान्यता देते हैं, उनका जो सोशल कस्टम्स है, रूल्स है, उसके हिसाब से उनको उनका ज्वाइंट, और ऐसे भी आजकल ना उन लोगों का ना ज्वाइंट फैमिली दिखता भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका थोड़ा कस्टम्स अपना पर्सनल चलता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अलाउ किया, ठीक है, बहुत पुराने से है, 700-800 साल से है इंडिया में, तो इसलिए उनके लिए ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया, इसलिए बोला गया कि मुस्लिम्स कैन नॉट फॉर्म HUF। उनका नॉर्मल बिजनेस में देखा जाएगा, बट वो HUF वाला कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। क्लैरिटी आ रहा है HUF का? हेलो, हाँ सर। ओके, तो ये था HUF की कुछ बात, और भी कुछ बातें हैं। ये तो था कि कौन कौन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड सन्स ग्रैंड सन्स देख के कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में दुकान में एंड सन्स ग्रैंड सन्स दिख गए, मतलब समझ लेना जॉइंट फैमिली बिजनेस है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? और एक चीज है, चलो बता देते हैं, बाद में होगा नहीं होगा। HUF में और एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज HUF को दो हिस्से में बांटा जाता है। एक है दाया भागा, ये आप लोग के सॉफ्ट कॉपी के अंदर, मतलब ये जो मैट है, मैट के अंदर है, आप और डिटेल्स में पढ़ लेना, मैं बस अभी दिखा रहा हूं। मितक्षरा, दाया भागा चलता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम में, और मितक्षरा चलता है रेस्ट ऑफ इंडिया में। कोर्ट का केस है, सोशल लॉ है, ठीक है। दाया भागा एक सोशल कस्टम्स है, मितक्षरा एक सोशल कस्टम्स है। सर होता क्या है, चलो दिखाते हैं, प्रोविजंस के साथ दिखाते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। एक मिनट, हाँ, प्रोविजंस के साथ आते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। दाया भागा मितक्षरा, कहाँ चला गया था? तो रेट ऑफ टैक्स, चेंज ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, एक मिनट आता हूँ, रुको।
प्रोविजंस शायद मेरे से कहीं भी थोड़ा सा स्कीप हो गया है, यहीं पर है, आसपास में ही है। बेसिक्स का जो नोट्स है थोड़ा बड़ा है, ओ ये मिल गया, ये देखो दिख रहा है। दायभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है, ये एक बनाया गया है। ये वेस्ट बंगाल एंड आसाम में चलता है और ये रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है। इसमें क्या बोला, नो बॉडी एक्वायर्स द राइट शेयर्स इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। मतलब सिंपल कहने का मतलब है, आपका नॉर्मली हम लोग के फैमिली का हेड कौन होते हैं वेस्ट बंगाल एंड आसाम में, ऑल ओवर इंडिया में घर का जो पापा होते हैं नॉर्मली, या फिर अगर कोई दादाजी है तो वो होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हेड ऑफ द फैमिली अगर जिंदा है तब तक किसी का मतलब आप फैमिली का हिस्सा हो, लेकिन आपके पास फैमिली का प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। जब तक वो जिंदा है वो अपने हिसाब से किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकता है। मतलब आप उनका बेटा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी देना पड़ेगा। जब तक वो जिंदा है वो अपने मर्जी से किसी को भी दे सकता है। Thus, the children do not acquire any right share in family property as long as his father is alive, and only on death of the father the children will acquire right share in the property. मरने के बाद ही हो सकता है, मरने से पहले अगर पापा का इच्छा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। Hence, the father and his brother would be the co-personer of HUF, ठीक है। तो फादर ब्रदर जो भी रहेगा वो सब क्या रहेंगे, HUF का को पर्सनर है, ठीक है। मतलब एक साथ रहने वाले हैं लेकिन प्रॉपर्टी का राइट नहीं होगा उनका। जब तक पापा या दादाजी जो भी हेड ऑफ द फैमिली जिंदा है वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मिताक्षरा स्कूल देखें जो रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है, जो रूल्स है हाईकोर्ट में चलता है ये रूल्स, ठीक है। तो रूल्स क्या बताता है, वन एक्वायर्स द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय सक्सेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर्स आर लिविंग। मतलब जैसे ही वो माँ के कोख में आ जाते हैं ना, पेट में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही हम माँ के कोख में आ जाते हैं उसी टाइम पे रेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया, साउथ इंडिया से लेके वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ये थोड़ा बंगाली ओरिएंटेड रूल है। ये वाला दायभागा रूल जो है वो बंगाली ओरिएंटेड रूल है, बट मिताक्षरा रूल जो नॉन बंगाली ओरिएंटेड रूल आप बोल सकते हो, वहां पर अगर बच्चा माँ के कोख में आ गया तो उसका बर्थ राइट है, वो जन्म के बाद भी अगर उसका सेंस है तो अपना प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली एक्वायर्स ए राइट और शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये रूल्स है, ठीक है। तो ये सब टैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो ये सोशल कस्टम्स है, इंडिया के अंदर ही कितना छोटा छोटा पार्ट है, देख रहे हो कितना नॉलेज को आप लोग अपग्रेड करोगे तब जाके आप इतना बड़ा ये सिस्टम को समझ पाओगे। इंडिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, ठीक है। तो समझना, फिर भी एक वन नेशंस बन के रहना, एक वन नेशंस बन के रहना इज नॉट एन इजी टास्क। अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, फिर भी एक नेशंस, एक टैक्स, एक कंट्री, इट्स नॉट एन इजी टास्क। जो भी हो, तो ये था आप लोगों के लिए हाउस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का थोड़ा डिटेल्स, ठीक है। ओके, मैं जो बात कर रहा था उसको एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को दायभागा मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। ओके, तो क्या क्या हो गया, इंडिविजुअल्स के बारे में थोड़ा बात कर चुके हैं, एचयूएफ के बारे में बात कर दिए, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी दैट मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, अच्छा एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब जैसे पर्सन्स में और कौन कौन है, एओपी है, बीओआई है, फार्म है, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी जो भी नाम दो ये सब वही है। अच्छा लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, कंपनी है, ठीक है, तब जाके आपका साथ होता है, ठीक है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि एओपी क्या है और बीओआई क्या है, थोड़ा समझा दो ना सर। ओके, एक मिनट देखो, ध्यान से देखो, एओपी बीओआई का थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, एक बार देख लो। एओपी फुल फॉर्म क्या बताता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और सर बीओआई दिस इज बॉडी ऑफ
विजुअल। अब पर्सन्स में कौन कौन है सर, एक बार रिविजन्स। इंडिविजुअल है, एओपी है, बीओआई है, ध्यान से देखना, 7 है, 1 2 3, फार्म है, फार्म और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और फॉर नॉर्मल फार्म नॉर्मल पार्टनरशिप। अच्छा, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी, एंड लोकल अथॉरिटी को एक ही हेड में रख लो। लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब आ जाता है। और 7 नंबर पे आप रख लो, अच्छा सॉरी एक छोटा सा गलती हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग रखो, एंड लोकल अथॉरिटी में लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इस पे थोड़ा गौर करना। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल। सर ये कौन है आर्टिफिशियल जुडिशियल? आर्टिफिशियल जुडिशियल हो जाता है आपका गॉड। जैसे आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, हाँ, पुरी में बहुत बड़ा रथ यात्रा है, बंगाल में भी हो रहा है, ठीक है। सबको रथ यात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप लोग जलेबी और पापड़ जरूर खाइएगा घर में बना के। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहने का मतलब यही है कि ये जो जगन्नाथ जी है, जय जगन्नाथ, ठीक है, समझने ये पुरी का जगन्नाथ टेम्पल जो है, नॉट ओनली पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, अपने अपना आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी, इंडिया में मंदिर बहुत इनकम करते हैं, तिरुपति बालाजी वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है। तिरुपति बालाजी वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है, बहुत इनकम करते हैं ये लोग। तो ये सबको कहाँ लाया जाता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल है, इंसान ने बनाया, बट फिर भी इनको अलग से जगह मिला है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, गॉड बेसिकली। तो इनको भी इनकम टैक्स में जगह दिया, किसी को छोड़ा नहीं इनकम टैक्स। इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, ठीक है, फार्म, एलएलपी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारा का सारा लिस्ट में शेयर करूंगा। अब कहने का मतलब क्या था, अब एओपी में कौन आ जाता है? एओपी के अंदर ये जितना सारा पर्सन मैंने अभी लिखा था ना, ये सभी पर्सन मिलकर अगर एक एसोसिएशन बनाता है तो वो एओपी हो सकता है। अगर इनमें से 2 पर्सन मिला के बनाता है तो भी, और या फिर 3 बनाता है तो भी। अगर एक कंपनी, एक फार्म और एक इंडिविजुअल मिला के एक एओपी बना सकते हैं। और बीओआई मतलब मानो कि 10 इंडिविजुअल, लाइक दुर्गा पूजा का कमिटी, ठीक है, 10 इंडिविजुअल्स मिला के एक दुर्गा पूजा कमिटी बना लिया, उनका भी इनकम है। हाँ, घर घर जाके जबरदस्ती 500 रुपया, 1000 रुपया चंदा लेते हैं, बोलते हैं चंदा, लेकिन जबरदस्ती है भाई, हाँ देना पड़ेगा, ये बंगाल का कल्चर है जो भी हो, पूजा करना है करो ना, जबरदस्ती लोगों से क्यों? लोग अपने मन से जो देगा देगा, आपको पूजा करना है करो। नहीं, हमको थीम बनाना है ना, ठीक है, थीम बनाओ, लोगों से जबरदस्ती हड़प के आप थीम बनाओ। थीम से बहुत लोगों को इनकम होता है, ये भी बात है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 10 इंडिविजुअल्स है मिला के एक कमिटी बन गया, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था दुर्गा पूजा कमिटी। तो ये सारा का सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने नजर में रखता है। तो आई थिंक आपको एओपी और बीओआई के समझ आया। जहां इंडिविजुअल्स मिलके एक कमिटी बनाया तो वो हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जहां कुछ पर्सन्स मिलके एक एसोसिएशन बनाया तो वो हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। सर ये तो समझ में आया। कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब थोड़ा टैक्स रेट देख लेते हैं, ठीक है। टैक्स रेट थोड़ा देख लो, 5 मिनट है, 5 मिनट में पूरा टैक्स रेट बताएंगे, ध्यान से देखो। जैसे कि मैं इंडिविजुअल्स में पहले ही बोल चुका था, ये रेट बड़ा बड़ा काम आएगा। मैं नेक्स्ट दिन कुछ सम्स करने के लिए दूंगा तो रेट तब याद रखना, नहीं तो बार बार मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, अप टू 2.5 लाख नील, ठीक है। अच्छा, इसके केस में जो 2,50,000 नॉर्मल के लिए होता है, अगर आप 60 से 80 के बीच में हो तो आपके लिए 2.5 लाख एक्सटेंड होकर 3 लाख हो जाता है। सिमिलरली अगर आप 80 से ऊपर हो तो आपके लिए ये मिनिमम लिमिट 5 लाख का हो जाता है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में समझा दूंगा। 2.5 लाख से 5 लाख या 3 लाख से 5 लाख या 5 लाख से ऊपर हुआ तो आपके लिए 5%, ठीक है। मतलब जो 80 ईयर्स के अबव है ना,
उनके केस में ये सब सम्स के थ्रू से समझा दूंगा, ठीक है। अगर कोई 80 ईयर्स के ऊपर है उसके लिए 5 लाख तक छूट है, उनका 5% का स्कीम नहीं है। लेकिन अगर कोई बिलो 60 है तो 2,50,000 से लेके 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%। अगर इसी जगह में आप ग्रेटर देन 60 हो बट लेस देन 80 हो तो आपके लिए क्या हो गया, 3 लाख से 5 लाख तक आपको 5% देना पड़ेगा सरकार को स्लैब वाइज, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 30%। ये हो जाएगा इंडिविजुअल्स का टैक्स का रेट। सर एचयूएफ का बता दो। ओके, एचयूएफ का बता देता हूं। एचयूएफ के केस में जो नॉर्मल बिलो 60 का जो रूल है ना इंडिविजुअल्स का, वही वाला रूल फॉलो होता है। मतलब अप टू 2.5 लाख नील, अप टू 2.5 लाख नील, 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। मतलब जो इंडिविजुअल्स बिलो 60 के लिए एप्लीकेबल होते हैं वही एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। नॉट ओनली एचयूएफ, एओपी एंड बीओआई के लिए भी सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। क्लियर। फार्म एलएलपी का टैक्स रेट बताओ सर। फार्म एलएलपी का टैक्स रेट है 30%। 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट थोड़ा अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट थोड़ा अलग है। अप टू 10,000 10%, 10,000 से लेके 20,000 20%, 20,000 से अब जाएगा तो 30%। डिटेल्स में आके और भी चर्चा करेंगे। कंपनी है, कंपनी के डिटेल्स और भी चर्चा करना है, बस कंपनी का रेट एक बार गो थ्रू कर लो। एक 25 का है, एक 30 का है, एक 40 का है। कब कौन है बाद में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। सरचार्ज भी नेक्स्ट क्लास में ही डिटेल्स में चर्चा करना है, ठीक है। सरचार्ज का सम्स भी कराएंगे, ठीक है। फार्म एलएलपी के बारे में भी चर्चा करना है पूरा का पूरा रेट के साथ। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आगे का जो चर्चा है उसमें सरचार्ज रिबेट का जो रेट है 12,500 का रिबेट है। मैं बस अभी आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अप टू 5 लाख तक रिबेट कब अप्लाई होगा सम्स के साथ बताना पड़ेगा। एजुकेशन सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही बात कर चुका था, तो कुछ पॉइंट में मैं ऑलरेडी डिस्कशन आज कर चुका, सम्स में भी दिखाया। कुछ पार्ट है जो मैं बस आपको बताया, लेकिन कैसे होता है, किस तरह से यूज होता है नहीं बताया। वो नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा ना। बेसिक का क्लास में ध्यान देना, काफी सारा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग मैटर है जो बेसिक में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पाए हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी इधर उधर हुआ है, थोड़ा बहुत मिसिंग है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करूंगा। तो एक सेकेंड वेट करो, मैं आता हूं, फिर आप लोग जो भी क्वेश्चंस है मुझे कर सकते हो। इनको स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है।